उसने उसे सबके सामने अपमानित किया। उसे ऐसे चिल्लाकर नौकरी से निकाल दिया जैसे वह कोई कूड़ा हो। उसने क्रूरता और श्रेष्ठता से मुस्कुराया, यह जाने बिना कि वह उस कंपनी में कदम रखने वाली सबसे शक्तिशाली महिला के सामने अभी अभी घुटने टेक चुका था। उसकी एक हस्ताक्षर से सब कुछ बदल जाता। सोमवार की सुबह मुंबई पर ग्रे रंग में छाई थी, जैसे आसमान को खुद पता हो कि वेनेगास एंड एसोसिएट्स के कॉरपोरेट भवन की 38वीं मंजिल पर क्या होने वाला था। भारी बादल गगनचुंबी इमारतों पर एक चेतावनी की तरह लटके हुए थे, जिसे किसी ने समय रहते नहीं पढ़ा। यह वैसी सुबह थी जिसे राजधानी के निवासी अच्छी तरह जानते हैं। हवा भारी, 7 बजे से पहले घना ट्रैफिक और वह विशेष भावना कि दिन अपनी परतों में कुछ ऐसा छिपाए हुए है जिसे वह अभी तक प्रकट नहीं करना चाहता। अदिति शर्मा सुबह 7:47 बजे अपने सामान्य समय से 13 मिनट पहले एक काली चाय और वित्तीय रिपोर्टों का एक फोल्डर हाथ में लिए पहुंची। उसने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण शाही नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी। भूरे बाल कंधों पर खुले थे और मध्यम एड़ी के जूते लॉबी के संगमरमर पर शांति से गूंज रहे थे। उसके दिखने में ऐसा कुछ भी नहीं था जो शक्ति का प्रदर्शन करता। वह ठीक यही चाहती थी। भवन की लॉबी वित्तीय क्षेत्र के सभी बड़े कॉरपोरेटों की लॉबी की तरह डराने के लिए डिजाइन की गई वास्तुकला का एक अभ्यास थी। फर्श पर सफेद संगमरमर, लिफ्ट के फ्रेम में ब्रश किया हुआ स्टील, 2 सहायकों के साथ एक गोलाकार रिसेप्शन जो प्रशिक्षित एकरूपता के साथ मुस्कुराते थे, जो जानते थे कि उनकी अभिव्यक्ति कॉरपोरेट संदेश का हिस्सा है। अदिति इसे उस सहजता से पार कर गई जैसे कोई इस जगह को सैकड़ों बार पार कर चुका हो। सुप्रभात का जवाब एक वास्तविक मुस्कान के साथ देती थी, न कि वह प्रतिबद्धता वाली मुस्कान जो अधिकारी अभ्यास करते हैं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो वास्तव में अपने सामने वाले लोगों को देखता है। 3 साल से अदिति वेनेगास एंड एसोसिएट्स में सामरिक विकास की निदेशक के रूप में काम कर रही थी। एक महत्वपूर्ण पद, लेकिन जिसे वह जानबूझकर अपने वास्तविक वजन से नीचे रखती थी। उस कंपनी में कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, सिवाय उसके व्यक्तिगत वकील और उसके विश्वसनीय अकाउंटेंट के। कोई नहीं जानता था कि अदिति शर्मा उस व्यावसायिक समूह की मौन बहुमत शेयर धारक थी जो कंपनी के 67% शेयरों को नियंत्रित करता था। कोई नहीं जानता था कि वह महिला जो हर सुबह अपनी काली चाय के साथ समय पर पहुंचती थी, कानूनी और वित्तीय दृष्टि से हर डेस्क, हर कुर्सी, हर इंच की मालिक थी। उस इमारत का हर वर्ग इंच जिसे राजवीर खन्ना अपना मानता था, इस परिकलित गुमनामी का एक बहुत ही ठोस कारण था। अदिति ने बहुत कम उम्र से अपने नाना प्रसिद्ध व्यवसाय दीवानजी श्रेष्ठ के कार्यालय में बैठकर सीखा था कि सच्ची शक्ति को कभी भी खुद का विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके नाना ने 40 साल तक एक मौन साम्राज्य का निर्माण किया था, पूंजी को स्थानांतरित करते हुए, कंपनियों का विलय करते हुए और छाया से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, जबकि अन्य अधिक शोर मचाने वाले पुरुष पत्रिकाओं के कवर पर आने के लिए लड़ते थे। शेर को गर्जना करने की आवश्यकता नहीं होती है ताकि जंगल को पता चले कि कौन मालिक है। वह हमेशा उसे उस शांत आवाज में कहते थे जिसे अदिति अभी भी अपने सपनों में सुनती थी। पहली बार जब अदिति 3 साल पहले अपने नौकरी के साक्षात्कार के लिए उस इमारत में पहुंची थी, तो उसे हंसने के लिए एक सचेत प्रयास करना पड़ा था। वह अपने पोर्टफोलियो के दस्तावेजों से उस संपत्ति के हर वर्ग मीटर को जानती थी। वह किराए के अनुबंध, मूल्यांकन मूल्य, बकाया बंधक क्षण को जानती थी। वह उस निर्माण कंपनी का नाम जानती थी जिसने 3 साल पहले लॉबी का नवीनीकरण किया था, और जानती थी कि उन्होंने बाजार मूल्य से 40% अधिक शुल्क लिया था क्योंकि राजवीर खन्ना ने हस्ताक्षर करने से पहले 3 कोटेशन नहीं मांगे थे। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने उस दिन उसका साक्षात्कार लिया था, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय उसके रिज्यूमे में जो लिखा था, जो त्रुटिहीन था लेकिन जानबूझकर अधूरा था। साक्षात्कार 45 मिनट तक चला। राजवीर ने इसे समीर गुप्ता को सौंप दिया था, जिसने उसे उस हल्की सी श्रेष्ठता के साथ देखा था जो एक आदमी को लगता है कि वह किसी को नौकरी पर रखकर एहसान कर रहा है। अदिति ने हर सवाल का जवाब परिकलित सटीकता के साथ दिया, नौकरी पर रखने के लिए पर्याप्त दिखाया और कोई भी अलर्ट न उठाने के लिए ठीक उससे कम दिखाया। वह नौकरी की पेशकश अपनी जेब में और इस शांत निश्चितता के साथ इमारत से निकली कि खेल उस सुबह शुरू हो चुका था। हालांकि इमारत के माहौल में कुछ अलग था। अदिति ने इसे किसी ठोस डेटा के पुष्टि करने से पहले ही महसूस कर लिया। यह कुछ ऐसा था जिस तरह से उसके साथ पहुंचने वाले सहकर्मी जल्दी जल्दी एक दूसरे को देखते थे, कुछ इस तरह से कि जब वह कॉफी क्षेत्र के पास आती थी तो बातचीत आधी रुक जाती थी। कुछ उस विशेष चुप्पी में था जो हवा में तब होती है
जब लोग ऐसी चीजें जानते हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं कही हैं। वर्षों के प्रशिक्षित अवलोकन ने इस भावना को लगभग शारीरिक बना दिया था। गर्दन के आधार पर एक सूक्ष्म दबाव जो उसे बताता था कि बोर्ड को रात में बदल दिया गया था। जब दीवान जी श्रेष्ठ 3 साल पहले मर गए तो उन्होंने अपनी पसंदीदा पोती को एक विरासत छोड़ी जो पैसे से कहीं अधिक थी। उन्होंने उसे एक दर्शन, दशकों तक सावधानीपूर्वक पोषित संपर्कों का एक नेटवर्क और $800 मिलियन के निवेश पोर्टफोलियो का बहुमत नियंत्रण छोड़ दिया। अदिति तब 29 साल की थी। लंदन से MBA और उस व्यक्ति का शांत स्वभाव जिसने अभिनय करने से पहले अवलोकन करना सीखा था। खन्ना एंड एसोसिएट्स में घुसपैठ करने का निर्णय मनमाना नहीं था। उसके नाना दशकों पहले उस कंपनी के संस्थापक साझेदार थे। इससे पहले कि राजवीर खन्ना के पिता द्वारा की गई संदिग्ध चालों की एक श्रृंखला ने उन्हें ऐसी परिस्थितियों में साझेदारी से बाहर कर दिया जो कभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थीं। दीवान जी ने कभी बदला नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने जटिल फंड और ट्रस्ट संरचनाओं के माध्यम से शेयरधारक भागीदारी बनाए रखी थी, जिसके बारे में राजवीर खन्ना को पता भी नहीं था कि वे मौजूद थीं। अदिति को वे शेयर उसके नाना के हाथ से लिखे एक संदेश के साथ विरासत में मिले थे, जिसमें बस लिखा था, अवलोकन करो, सीखो, जब समय आए तब निर्णय लो। अदिति को यह क्षण अपनी हड्डियों में महसूस हो रहा था। यह हर पल करीब आ रहा था। जब वह लिफ्ट की ओर लॉबी पार कर रही थी तो प्रिया रेड्डी, उसकी सहायक और कुछ ही लोगों में से एक जिस पर उसे पूरी तरह से भरोसा था, उसे एक अभिव्यक्ति के साथ रोका जिसे अदिति ने तुरंत पहचान लिया। यह वह चेहरा था जो प्रिया तब बनाती थी जब खबर अच्छी नहीं होती थी। प्रिया 31 साल की थी, काले बाल एक नीची पोनीटेल में बंधे थे और कुछ लोगों की वह विशेष क्षमता थी कि वे जब चाहें पूरी तरह से अदृश्य हो सकती हैं और जब स्थिति की आवश्यकता होती है तो पूरी तरह से मौजूद होती हैं। वह उन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थी जिनसे अदिति अपने जीवन में मिली थी और उस सुबह उसकी आंखों में कुछ जरूरी था। शुभ प्रभात। इससे पहले कि आप ऊपर जाएं, मुझे आपको कुछ बताना है, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, उसके बगल में तेजी से और सावधानी से चलते हुए। बताओ, अदिति ने अपनी गति या अभिव्यक्ति बदले बिना जवाब दिया। राजवीर ने 9 बजे एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। उसने आपको बुलाए गए लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है। प्रिया थोड़ी देर रुकी, लेकिन यह सब नहीं है। कल रात उसके पेंट हाउस में समीर गुप्ता और चेन्नई के 2 कॉरपोरेट वकीलों के साथ एक निजी बैठक हुई थी जिन्हें कोई नहीं जानता। अदिति ने उस जानकारी को संसाधित किया जब उसने लिफ्ट का बटन दबाया। समीर गुप्ता वित्त निदेशक था, एक महत्वाकांक्षी और पूरी तरह से ढालने योग्य व्यक्ति जो महीनों से राजवीर के चारों ओर एक इच्छाहीन उपग्रह की तरह घूम रहा था। अपरिचित वकील एक नया चर थे जिस पर ध्यान देने योग्य था। क्या आपको पता है कि बैठक किस बारे में थी? अदिति ने उसी शांति से पूछा जिस तरह वह मौसम के बारे में पूछती। निश्चित रूप से नहीं, प्रिया ने स्वीकार किया, लेकिन आरती, समीर की सहायक, ने कुछ अंश सुने। ऐसा लगता है कि वे एक संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी कर रहे हैं, अनावश्यक समझे जाने वाले कार्यकारी पदों को समाप्त कर रहे हैं। लिफ्ट के दरवाजे खुले। अदिति अंदर गई, मुड्डी, और 1 सेकंड के लिए प्रिया ने अपनी बॉस की आंखों में कुछ देखा। यह डर नहीं था, यह पहचान थी, किसी ऐसे व्यक्ति की नजर जिसने अभी अभी एक संदेह की पुष्टि की है जिसे वह लंबे समय से पाले हुए थी। ठीक है, अदिति ने बस कहा। धन्यवाद प्रिया। लिफ्ट की चुप्पी में दरवाजे बंद हो गए। जबकि मंजिलों की संख्या बढ़ती गई, अदिति ने ठीक 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह एक आदत थी जिसे उसने सबसे अधिक तनाव के क्षणों में विकसित किया था। विचारों को व्यवस्थित करने और अपने नाना ने उसे क्या सिखाया था, उसे याद रखने के लिए 3 सेकंड की पूर्ण चुप्पी। कभी प्रतिक्रिया मत करो, जवाब दो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब 38वीं मंजिल पर दरवाजे खुले तो अदिति शर्मा उसी शांत कदम से बाहर निकली जिससे वह अंदर आई थी। कोई भी जो उसे उस कांच की दीवारों वाले गलियारे से चलते हुए देखता, सहकर्मियों को शांत मुस्कान के साथ बधाई देता, यह अनुमान नहीं लगा पाता कि उसका दिमाग पहले से ही एक महान शतरंज मास्टर की परिकलित सटीकता के साथ परिदृश्यों को संसाधित कर रहा था। दिन सामान्य रूप से शुरू हुआ। अदिति ने टीम की 2 बैठकों में भाग लिया, तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय अनुमानों की समीक्षा की और अपनी सामान्य दक्षता के साथ ईमेल का जवाब दिया। 9 बजे की बैठक में अपनी जगह से वह कांच की दीवार के माध्यम से उस कमरे को देख सकती थी जहां राजवीर ने उसे शामिल किए बिना अपनी बैठक बुलाई थी। हाव भाव संयमित थे, चेहरे गंभीर थे और समीर गुप्ता ऐसी लगन से नोट्स ले रहा था जिसे अदिति ने सही ढंग से उस व्यक्ति की लगन के रूप में व्याख्या की जो पहले से लिए गए निर्णय का
दस्तावेजीकरण कर रहा था, उस पर बहस नहीं कर रहा था। लेकिन पेशेवर सामान्यता की उस सतह के नीचे उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं, हर विवरण, हर टकट की। जब वह पास आती थी तो अचानक बाधित होने वाली हर बातचीत को दर्ज करती थी। सुबह 11:23 बजे था जब मुख्य बोर्डरूम के दरवाजे खुल गए और राजवीर खन्ना की आवाज पूरे फ्लोर पर एक गोली की तरह गूंज उठी। अदिति शर्मा, अभी मेरे कार्यालय में आओ। पूरा फ्लोर ठप पड़ गया। 34 लोगों ने एक साथ अपनी स्क्रीन से नजरें उठाईं। जो चुप्पी छा गई वह इतनी घनी और इतनी अचानक थी कि इसे शारीरिक रूप से कानों में दबाव के रूप में महसूस किया जा सकता था। वित्त क्षेत्र में किसी ने अनजाने में एक पेंसिल गिरा दी। उस पेंसिल के फर्श पर गिरने की आवाज पूरे स्थान में पूरी तरह से सुनाई दे रही थी। अदिति ने अपनी चाय को मेज पर धीमी गति से रखा। वह बिना जल्दबाजी के खड़ी हुई। उसने अपने ब्लेजर का दूसरा बटन एक सटीक और स्वाभाविक हावभाव के साथ लगाया और राजवीर खन्ना के कार्यालय की ओर उसी शांति से चली जैसे वह किसी भी मंगलवार को किसी भी सामान्य बैठक में जाती। उस मंजिल पर कोई नहीं जानता था कि वे उस अंत की शुरुआत के गवाह बन रहे थे। राजवीर खन्ना का कार्यालय बिल्कुल वैसा ही स्थान था जो एक असुरक्षित व्यक्ति तब बनाता है जब उसके पास अचानक बहुत अधिक पैसा होता है और उसकी स्थिति का समर्थन करने के लिए बहुत कम व्यक्तिगत इतिहास होता है। गहरे आयातित लकड़ी से ढकी दीवारें, कॉरपोरेट ट्रॉफियों का एक संग्रह घमंड के साथ, शल्य चिकित्सा से संरेखित और एक काले अखरोट का डेस्क जिसकी कीमत उसके 3 कर्मचारियों के संयुक्त वार्षिक वेतन से अधिक थी। उस डेस्क के पीछे राजवीर खन्ना एक ऐसे जानवर की तरह खड़ा था जिसने पूरी सुबह इस पल के लिए तैयारी की थी। दीवारों पर तस्वीरें टंगी थीं जिनमें वह राजनेताओं, प्रसिद्ध व्यवसायियों, व्यापार जगत की हस्तियों के साथ दिखाई देता था। हर छवि एक घोषणा थी, एक प्रमाण कि वह उस दुनिया से संबंधित था, कि उसका उपनाम केवल एक नाम नहीं था बल्कि एक साख था। लेकिन अदिति जैसे प्रशिक्षित पर्यवेक्षक के लिए सबूतों की वह बहुतायत ठीक विपरीत संचार करती थी जो उसका इरादा था। कोई भी जो वास्तव में किसी जगह से संबंधित होता है उसे इतनी हठधर्मिता से यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वह संबंधित है। वह 44 साल का था, चौड़ी जबड़ा, काले बाल पूरी तरह से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे, जिसमें उत्पाद की मात्रा इतनी थी जो हास्यास्पद थी, और उन पुरुषों की विशेष मुस्कान जो क्रूरता को ताकत समझते हैं। उसे अपने पिता से खन्ना उपनाम विरासत में मिला था, जिसने संदिग्ध तरीकों से कंपनी का निर्माण किया था, और उसे वह दर्शन भी विरासत में मिला था कि शक्ति अपमानित करके, प्रेरित करके नहीं, प्रयोग की जाती है। राजवीर के लिए हर कर्मचारी एक ऐसे बोर्ड पर एक बदलने योग्य टुकड़ा था जिसे वह नियंत्रित करता था और उसे नियमित रूप से यह याद दिलाना पसंद करता था। जब अदिति कार्यालय में दाखिल हुई तो उसे जो मिला उससे वह हैरान नहीं हुई। राजवीर एक पैनोरमिक खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ पीठ के पीछे मुड़े हुए थे, किसी ऐसे व्यक्ति की अध्ययनपूर्ण मुद्रा में जिसने इस दृश्य का कई बार अभ्यास किया हो। उसके दाहिनी ओर समीर गुप्ता, वित्त निदेशक था, एक फोल्डर अपनी बगल में दबाए हुए था और उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं, उन पुरुषों की विशिष्ट कायरता के साथ जो दूसरों की क्रूरता में भाग लेते हैं ताकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी लिए बिना शक्तिशाली महसूस कर सकें। साइड सोफे पर 2 पुरुष थे जिन्हें अदिति ने तुरंत नहीं पहचाना। सूट पहने हुए, चमड़े के ब्रीफकेस के साथ, वैसे वकील जो घंटे के हिसाब से शुल्क लेते हैं और असुविधाजनक सवाल नहीं पूछते। लेकिन अदिति को क्या उम्मीद नहीं थी? वह अतिरिक्त दर्शक थे, क्योंकि राजवीर ने एक हावभाव में जिसने उसकी सत्यापन की आवश्यकता की गहराई को पूरी तरह से प्रकट किया, अपने कार्यालय के कांच के दरवाजे पूरी तरह से खुले छोड़ दिए थे। बाहर पूरा फ्लोर सब कुछ देख और सुन सकता था जो होने वाला था। 34 लोग अपनी आंखें उस दृश्य पर गड्ढाए हुए थे, जैसे वह एक दुर्घटना हो जिससे वे अपनी नजर नहीं हटा सकते थे। राजवीर को गवाह चाहिए थे, उसे अपने प्रदर्शन के लिए एक दर्शक की आवश्यकता थी। ये एक पैटर्न था जिसे अदिति ने 3 साल से बार बार देखा था। सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की आवश्यकता, दूसरे के दर्द को दृश्यमान बनाने की, जैसे साझा क्रूरता किसी तरह उस व्यक्ति की शक्ति को गुणा करती है जो इसे प्रयोग करता है। उसने उस समय कम से कम 8 समान उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया था। कर्मचारियों को उनकी टीमों के सामने फटकार लगाई गई थी। सार्वजनिक प्रभाव के सबसे बड़े क्षण में घोषणा किए गए निर्णय। यह एक ऐसे व्यक्ति का व्यक्तिगत हस्ताक्षर था जो दूसरों के डर को वास्तविक सम्मान समझता था। कृपया दरवाजा बंद कर दो, अदिति ने अंदर आते हुए पूर्ण शांति से कहा। नहीं, राजवीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं चाहता हूं कि सब यह सुने।
यह किसी भी टीम के लिए एक अच्छा सबक है। अदिति ने उस जानकारी को 1 सेकंड से भी कम समय में संसाधित किया और उतनी ही तेजी से अपना निर्णय लिया। वह जोर नहीं देगी। अगर उसे दर्शक चाहिए तो उसे दर्शक मिलेंगे, लेकिन जो कहानी उस दर्शक को याद रहेगी वह जरूरी नहीं कि वही हो जो राजवीर बताने की योजना बना रहा था। वह डेस्क से 1.5 मीटर की दूरी पर रुकी, अपने हाथों को शांत हावभाव के साथ अपने सामने बांधा और इंतजार किया। वह नहीं बैठी, हालांकि डेस्क के सामने एक कुर्सी उपलब्ध थी। खड़े रहना एक सामरिक निर्णय था जिसे राजवीर शायद नहीं समझ पाया, लेकिन जिसने स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वह वहां कोई फैसला सुनने के लिए नहीं थी। वह वहां एक ऐसे आदमी को सुनने के लिए थी जो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। 3 साल। राजवीर ने धीरे धीरे डेस्क के चारों ओर उसकी ओर चलते हुए शुरू किया। उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। 3 साल हो गए हैं अदिति, तुम इस कंपनी में हो, और 3 सालों में क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्या देखा है? उसने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि सवाल केवल बयानबाजी था। मैंने एक ऐसी महिला को देखा है जो ईमानदारी से काम करती है, समय की पाबंद, व्यवस्थित, तकनीकी रूप से सक्षम। उसने एक नाटकीय विराम लिया जिसका उसने स्पष्ट रूप से अभ्यास किया था। लेकिन मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो मेरी इस कंपनी के विकास के अगले चरण के लिए मेरी दृष्टि से मेल नहीं खाता। कोई ऐसा जिसका प्रोफाइल वेनेगास एंड एसोसिएट्स को अगले 5 वर्षों के लिए आवश्यक महत्वाकांक्षा के स्तर के साथ अब संगत नहीं। यह कायरों की कॉरपोरेट भाषा थी। ऐसे शब्द जो तर्क संगत लगने के लिए डिजाइन किए गए थे, जबकि कुछ पूरी तरह से व्यक्तिगत और मनमाना निष्पादित किया जा रहा था। क्या आप अधिक विशिष्ट हो सकते हैं? अदिति ने उसी शांति से पूछा जिस तरह वह एक रेस्तरां में मेनू को समझाने के लिए कहती। सवाल ने राजवीर को स्पष्ट रूप से चिढ़ाया। उसे आंसू या कम से कम घबराहट की उम्मीद थी। अदिति की शांति उसे इस तरह से अस्थिर कर रही थी जिसका वह नाम नहीं बता सकता था, लेकिन जिसे वह छाती में एक शारीरिक असहजता के रूप में महसूस करता था। राजवीर जैसे पुरुषों ने अपनी पहचान दूसरों की प्रतिक्रिया पर बनाई थी। उसकी शक्ति इस हद तक मौजूद थी कि दूसरे उसे डर या अधीनता के साथ पहचानते थे। उस प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति इतनी भ्रामक थी कि उसके पास संसाधित करने के लिए कोई उपकरण नहीं था। विशिष्ट, उसने दोहराया और उसका स्वर और कठोर हो गया, कॉरपोरेट भाषा का मुखौटा हटाते हुए। ठीक है, मैं विशिष्ट होऊंगा। दक्षिण पूर्वी बाजार में विस्तार का प्रोजेक्ट जिसे मैंने तुम्हें 4 महीने पहले सौंपा था, 12% के अनुमानित घाटे के साथ आया। इससे मुझे पिछले हफ्ते मेरे निवेशकों के साथ बहुत असहज बातचीत करनी पड़ी। अनुमानित घाटा सीधे फरवरी में आपके द्वारा अधिकृत बजट कटौती का परिणाम था। अदिति ने अपनी आवाज उठाए बिना जवाब दिया। यह 14 तारीख के मेमोरेंडम में दर्ज है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से आपको भेजा था। राजवीर की जबड़े की मांसपेशी कस गई। समीर गुप्ता ने नए सिरे से तीव्रता से फर्श का अध्ययन किया। सोफे पर बैठे 2 वकीलों ने एक बहुत ही संक्षिप्त नजर का आदान प्रदान किया, जिसे मौजूद तीनों पुरुषों में से किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन जिसे अदिति ने पूरी स्पष्टता के साथ दर्ज किया। यह 2 पेशेवरों की नजर थी जिन्होंने अभी अभी महसूस किया था कि उनके सामने वाला व्यक्ति उतना सरल नहीं है जितना उन्हें बताया गया था। जो दर्ज है, राजवीर ने कहा, और उसकी आवाज एक कदम ऊपर उठ गई। वह परिणामों का एक पैटर्न है जो इस संरचना में तुम्हारी स्थिति को बनाए रखने की लागत को सही नहीं ठहराता। जो दर्ज है वह यह है कि इस कंपनी को वास्तविक भूख वाले लोगों की आवश्यकता है, न कि ऐसे लोगों की जो पर्याप्त से संतुष्ट हों। मैं समझती हूं, अदिति ने बस कहा, और बस इतना ही। 2 शब्द, कोई अतिरिक्त बचाव नहीं, कोई नया तर्क नहीं, कोई दृश्यमान भावना नहीं, केवल 2 शब्द जो किसी तरह उसके द्वारा कहे गए किसी भी भाषण से अधिक प्रभावशाली लगे। बाहर के कमरे में किसी ने स्पष्ट रूप से सांस रोकी। प्रिया अपने डेस्क से अपनी आंखें दृश्य पर इतनी तीव्रता से गड़ाए हुए थी कि उसे छाती में दर्द हो रहा था। राजवीर ने इसे आत्मसमर्पण के रूप में व्याख्या किया। वह बुरी तरह गलत था। ठीक है, उसने कहा, और उस पल वह खुले दरवाजे की ओर मुड़ा, बाहर से सांस रोके हुए दर्शकों की ओर, और अपनी आवाज इतनी जानबूझकर उठाई जैसे वह चाहता हो कि हर अक्षर फ्लोर के आखिरी कोने तक पहुंचे। तो तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित किया जाता है, इस क्षण से अदिति शर्मा, तुम्हें वेनेगास एंड एसोसिएट्स से निकाल दिया जाता है। समीर तुम्हें संबंधित दस्तावेज सौंप देगा। तुम्हारे पास दोपहर 2 बजे तक का समय है अपनी व्यक्तिगत चीजें लेने और अपना एक्सेस क्रेडेंशियल वापस करने के लिए। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह पहले से अलग थी। यह उन लोगों की भारी और असहज चुप्पी थी
जिन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा था जिसे वे जानते थे कि गलत था, लेकिन वे इसका नाम नहीं बता पा रहे थे। बाहर कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोला। प्रिया अपने डेस्क से अपना हाथ अपने मुंह पर रखे हुए थी और उसकी आंखें आक्रोश और दबी हुई पीड़ा के मिश्रण से चमक रही थीं। राजवीर मुस्कुराया। एग्जाम्पल मैटन ईसी। यह एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने सोचा था कि उसने जीत हासिल कर ली है। अदिति ने उसे ठीक 3 सेकंड तक चुपचाप देखा। वे 3 सेकंड जो वह जवाब देने से पहले अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर उसने एक बार धीमी बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी इस बातें से गति से सिर हिलाया जिसमें कुछ औपचारिक सा था और एक आवाज में कहा जो बाहर सुन रहे सभी लोगों के लिए पूरी तरह से श्रव्य थी। ठीक है राजवीर, स्पष्टता के लिए धन्यवाद। वह मुड़ी शांत और नियमित कदम से दरवाजे की ओर चली और खुले फ्लोर की दहलीज पार करते हुए, जहां 34 जोड़ी आंखें उसे दया और आश्चर्य के मिश्रण के साथ देख रही थीं। अदिति शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह मुस्कुराई। यह किसी पराजित व्यक्ति की मुस्कान नहीं थी, यह कुछ पूरी तरह से अलग था। यह उस व्यक्ति की शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जिसने अभी अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को वह चाल चलते देखा था जिसकी उसे आवश्यकता थी। यह एक शतरंज खिलाड़ी की मुस्कान थी जिसने 20 चालों से पहले उस पल का अनुमान लगाया था जब उसका 20 चालों से पहले बनाया अनुमान लगाया था प्रतिद्वंद्वी, यह मानकर कि वह जीत रहा है, गलत मोहरे की ओर हाथ बढ़ाता है। राजवीर खन्ना अपनी पैनोरमिक खिड़की के पास खड़ा उसे दूर जाते हुए देख रहा था। एक पल के लिए कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह पहचान नहीं पाया। एक अजीब असहजता, संदेह की एक छाया जो उसके दिमाग से गुजरी और गायब हो गई, इससे पहले कि वह उसकी जांच कर पाता। उसने जांच नहीं की, उसे करनी चाहिए थी। वेनेगास एंड एसोसिएट्स के कॉरपोरेट भवन से 2 ब्लॉक दूर एक छोटी सी कैफे थी, एक विनम्र जगह जिसे सरिता दादी की चाय टपरी कहा जाता था, जिसमें पुरानी लकड़ी की मेजें, असली कड़क चाय और एक 60 वर्षीय मालिक थी जो अपने सभी नियमित ग्राहकों को नाम से जानती थी। यह वैसी जगह थी जहां इमारत के अधिकारी कभी कदम नहीं रखते थे क्योंकि इसमें कोई इंस्टाग्रामेबल छत या अंग्रेजी मेनू नहीं था। ठीक इसी कारण से अदिति ने इसे अपने काम के पहले महीने से ही अपना व्यक्तिगत आश्रय स्थल चुना था। सरिता दादी खुद एक छोटी कद की महिला थीं जिनके बाल सफेद थे और ऐसे हाथ थे जिन्होंने जीवन भर उस विशेष दयालुता के साथ काम किया था, जिन्होंने सीखा था कि दयालुता दुनिया के प्रति किसी भी अन्य मुद्रा से अधिक टिकाऊ होती है। जब अदिति उस सुबह अंदर आई तो सरिता दादी ने उसे एक पल देखा, कुछ नहीं कहा और अदिति के मांगने से पहले ही बार पर काली चाय रख दी। उस मौन हाव भाव में कुछ ऐसा था, उस देखने के तरीके में, बिना पूछे, जिसे अदिति ने इतनी तीव्रता से सराहा कि उसके पास शब्द नहीं थे। वह पीछे की मेज पर बैठी, वही पुरानी मेज। उसने बिना चीनी की काली चाय मंगवाई और अपना फोन निकाला। उसके पास प्रिया के 4 संदेश थे, आरती के 2 मिस्ड कॉल और किसी ऐसे व्यक्ति का एक वॉइस मैसेज जिसका नाम उसकी डायरी में बस ईएम के रूप में दर्ज था। उसने सबसे पहले वह आखिरी वाला सुना। ईयरपीस से जो आवाज निकली वह एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी, शांत और सटीक, उत्तर भारत के उस विशेष लहजे के साथ जिसे अदिति अपने बचपन की सबसे ठोस यादों के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ती थी। यह एडवोकेट रमेश सिन्हा थे, वही व्यक्तिगत वकील जिन्होंने उसके नाना दीवानजी की 32 साल तक सेवा की थी और जो अब अदिति की वास्तविक शक्ति को बनाए रखने वाली कानूनी वास्तुकला के एकमात्र पूर्ण संरक्षक थे। अदिति, मुझे अभी अभी आंदोलन की सूचना मिली है। जब भी तुम बात करना चाहो मैं यहां हूं। और याद रखना मेरे प्यारे, जैसा कि दीवान जी हमेशा कहते थे, कार्य करने का समय तब नहीं होता जब कोई गुस्सा होता है, यह तब होता है जब कोई तैयार होता है। अदिति ने संदेश 2 बार सुना, फिर उसे सहेजा, एक घूंट चाय ली और अगले 4 मिनट तक बस खिड़की से सड़क पर देखती रही, शहर की सामान्य हलचल को देखती रही, जैसे उसे याद दिलाना हो कि दुनिया 38वीं मंजिल के कॉरपोरेट नाटकों से पूरी तरह से उदासीन होकर घूम रही थी। एक डिलीवरी ट्रक ने अस्थायी रूप से दाहिनी लेन को अवरुद्ध कर दिया। एक महिला बाजार की थैली के साथ सड़क पार कर रही थी। स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा बस स्टॉप की ओर दौड़ रहा था। शहर उदासीन और जीवंत शहर बना रहा। फिर उसने प्रिया को फोन किया। क्या तुम ठीक हो? यह पहला सवाल था जो प्रिया ने उस वफादारी और तात्कालिकता के मिश्रण के साथ पूछा जो उसकी विशेषता थी। पूरी तरह से, अदिति ने जवाब दिया। तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला, मेरे ऑफिस से अभी कुछ भी मत उठाओ। दूसरा, आरती को फोन करो और उससे कहो कि वह शांत रहे।
पिछली रात की बात किसी से न करे। तीसरा, ग्रे दराज की भौतिक फाइल में देखो जिसकी चाबी तुम्हारे पास है। नीला फोल्डर जिस पर श्रेष्ठा होल्डिंग्स का लेटर हेड है, उसे अपने बैग में रख लो और उसे मत छोड़ो। लाइन के दूसरी ओर एक संक्षिप्त विराम था। अदिति, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, वास्तव में क्या हो रहा है? तुम 3 साल से मेरी बॉस हो और मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। न तब जब राजवीर ने फरवरी में तुम्हारा बजट काट दिया था, न तब जब समीर ने उत्तरी प्रोजेक्ट का श्रेय ले लिया था। आज कुछ अलग है। अदिति ने ईमानदारी से सवाल पर विचार किया। प्रिया 3 साल से उसके साथ थी, एक ऐसी वफादारी के साथ जिसे उसने ईमानदारी से जीता था। चुपचाप उन कोनों को कवर करती थी जिन्हें अदिति अकेले कवर नहीं कर सकती थी। जानकारी को इस विवेक के साथ रखती थी कि महत्वपूर्ण बातें जोर से नहीं कही जाती। वह एक वास्तविक जवाब की हकदार थी। बहुत जल्द मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, अदिति ने कहा। अंततः मुझे जो तुम्हें अभी जानने की जरूरत है वह यह है कि आज जो हुआ वह किसी चीज का अंत नहीं है। यह कुछ ऐसा की शुरुआत है जिसे 3 साल से तैयार किया जा रहा था। प्रिया ने एक पल के लिए चुपचाप इसे संसाधित किया। ठीक है, उसने अंततः कहा। नीला फोल्डर 10 मिनट में मेरे बैग में होगा। अदिति ने फोन काट दिया और अपनी चाय खत्म कर दी। अदिति जो करने वाली थी उसे समझने के लिए यह समझना जरूरी था कि वह कहां से आई थी। वह अदिति नहीं जिसे राजवीर खन्ना जानता था, बल्कि असली वह जो नीली पोशाक से पहले, सामरिक विकास निदेशक के पद से पहले, मुंबई में कांच की इमारत से पहले मौजूद थी। अदिति लूशिया शर्मा श्रेष्ठ का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। वह अपने नाना दीवानजी श्रेष्ठ की सबसे छोटी बेटी मीना शर्मा और एक मध्यम प्रतिभा और अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाले वास्तुकार विक्रम सिंह की इकलौती बेटी थी, जिसने अदिति के 7 साल की होने पर परिवार को छोड़ दिया। रसोई की मेज पर एक नोट के अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। मीना ने कभी उसके बारे में कड़वाहट से बात नहीं की, जिसने अदिति को शांत गरिमा के बारे में कुछ मूल्यवान सिखाया। उसके पिता की अनुपस्थिति ने एक घाव छोड़ दिया था, जिसे अदिति अक्सर नाम नहीं लेती थी, लेकिन जिसने उसके चरित्र को गहरे तरीकों से ढाला था। पूर्ण स्वतंत्रता, आसान वादों पर अविश्वास, यह निश्चितता कि एकमात्र ठोस आधार वह है जिसे कोई अपने हाथों से बनाता है। वह 2 दुनियाओं के बीच पली बढ़ी जो असंगत लगती थीं। घर पर उसकी मां की परिकलित सादगी, जो एक सरकारी स्कूल में गणित की शिक्षिका के रूप में काम करती थी और हर पैसे को शल्य चिकित्सा सटीकता के साथ प्रबंधित करती थी, और सप्ताहांत में उसके नाना दीवानजी के घर पर, जहां चीजों का पैमाना मौलिक रूप से अलग था, दिखावे के संदर्भ में नहीं, क्योंकि दीवानजी श्रेष्ठ दिखावे को उसी तीव्रता से तिरस्कृत करते थे जिससे वह सामान्यता को तिरस्कृत करते थे, बल्कि परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। उस घर में उसने गाड़ी चलाना सीखने से पहले वित्तीय बैलेंस शीट पढ़ना सीखा। उसने सीखा कि एक बातचीत की मेज एक नाटक है, और जो अभिनेता अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वह हमेशा उस पर फायदा उठाता है जो उन्हें दिखाता है। उसने सीखा कि सामरिक चुप्पी किसी भी तर्क से अधिक संचार करती है। शनिवार की दोपहर, जब उसकी उम्र के अन्य बच्चे टेलीविजन देखते थे या पार्क में खेलते थे, तो अदिति अपने नाना के अध्ययन कक्ष में बैठती थी और उन्हें कंपनियों, बाजारों, ऐसे निर्णयों के बारे में बात करते सुनती थी जिन्होंने धन का निर्माण या विनाश किया था। दीवानजी कभी उसके लिए चीजों को सरल नहीं बनाते थे। वह उसे 8 साल की उम्र से ही एक गंभीर वार्ताकार के रूप में मानते थे। वह उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब देते थे, और जब उसके तर्क में खामियां होती थीं तो उसे सुधारते थे। जो दिमाग कसरत नहीं करता वह कुंठित हो जाता है, वह कहते थे, और जो दिमाग वही सुनने का आदी हो जाता है जो वह सुनना चाहता है, वह एक ऐसा दिमाग है जो अब किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए बेकार है। 17 साल की उम्र में अदिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति जीती। 22 साल की उम्र में वह ऑनर्स के साथ स्नातक हुई। 24 साल की उम्र में उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA पूरा किया, जिसमें उभरते लैटिन अमेरिकी बाजारों में निवेश संरचनाओं पर एक थीसिस थी जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक प्रकाशनों में उद्धृत किया गया था। वह 25 साल की उम्र में भारत लौटी, एक दुर्जेय तकनीकी ज्ञान और उस विशेष शांति के साथ जिसने बहुत अलग दुनियाओं में आराम से घूमना सीखा था। जब उसके नाना 83 साल की उम्र में 3 साल पहले मर गए, तो उन्होंने उसी शिष्टता के साथ ऐसा किया जिससे वह रहते थे। बिना नाटक के, बिना भव्य अंतिम भाषणों के, बस अपने बगीचे में एक शांत दोपहर, अदिति के साथ एक अंतिम बातचीत जो 2 घंटे तक चली, और फिर एक नींद जिससे वह नहीं जागे। उस अंतिम बातचीत में
दीवानजी ने उसे नैदानिक और स्नेहपूर्ण विवरण के साथ उस सब की पूरी वास्तुकला समझाई थी जो वह उसे छोड़ रहे थे। फंड, ट्रस्ट, 19 अलग अलग कंपनियों में शेयरधारक भागीदारी और उन सभी में वेनेगास एंड एसोसिएट्स में 67% भागीदारी। कॉरपोरेट संरचनाओं की 4 परतों के पीछे छिपी हुई थी जिसने उसे ट्रैक करना असंभव बना दिया था, जब तक कि ठीक से यह न पता हो कि कहां देखना है। पुराने खन्ना ने मुझे उस कंपनी से धोखाधड़ी करके बाहर निकाला था। उसके नाना ने उस शांति के साथ कहा था जो केवल उम्र देती है, लेकिन वह कभी भी मेरे शेयर नहीं निकाल पाया क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे पास वे थे। यह तुम तय करती हो कि तुम इसके साथ क्या करती हो। अदिति, मैं तुमसे बदला नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे बुद्धिमत्ता मांग रहा हूं। अदिति ने बुद्धिमत्ता को चुना था। उसने एक विस्तृत योजना तैयार की थी जिसके लिए समय, अवलोकन और धैर्य की आवश्यकता थी। एक कार्यकारी कर्मचारी के रूप में कंपनी में प्रवेश करने से उसे 3 साल तक आंतरिक जानकारी, शक्ति की गतिशीलता, संरचनात्मक कमजोरियों और महत्वपूर्ण रूप से राजवीर खन्ना के व्यवहार के पैटर्न तक विशेष पहुंच मिली थी। उसने छोटी लेखांकन अनियमितताओं का दस्तावेजीकरण किया था। उसने उन 3 अनुबंधों की पहचान की थी जिन पर ऐसी शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे जो धोखाधड़ी के करीब थीं। उसने चुपचाप और सटीकता से एक मामला बनाया था। उसे बस सही ट्रिगर की आवश्यकता थी और इस सुबह, बिना जाने, अपनी सबसे बुरे सपने में भी कल्पना किए बिना, राजवीर खन्ना ने इसे व्यक्तिगत रूप से उसे दे दिया था। 34 गवाहों के सामने बर्खास्त किए जाने पर राजवीर ने शेयरधारकों के समझौते की एक विशिष्ट खंड को सक्रिय कर दिया था जिसे एडवोकेट सिन्हा ने महीनों पहले एक शांत मुस्कान के साथ उसे बताया था। कार्यकारी प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रमुख शेयरधारक के खिलाफ सीधी कार्रवाई, जिसमें मनमाने ढंग से रोजगार अनुबंध समाप्त करना शामिल है, ऐसे शेयरधारक को तुरंत एक असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार देता है। राजवीर ने चिल्लाया था, तुम्हें निकाल दिया गया है, यह जाने बिना कि वह वास्तव में अपनी खुद की निकासी का आदेश दे रहा था। अदिति ने चाय का सटीक पैसा मेज पर रखा, खड़ी हुई और मुंबई की सुबह की ग्रे रोशनी में सरिता दादी की चाय टपरी से बाहर निकली। उसे फोन करने थे, उसे एक बोर्ड को फिर से व्यवस्थित करना था और उसे 3 साल में पहली बार ठीक वही मोहरा मिला था जिसकी उसे खेल का अंत शुरू करने के लिए आवश्यकता थी। पहला फोन करने से पहले वह सरिता दादी की चाय टपरी के सामने फुटपाथ पर थोड़ी देर और खड़ी रही। सुबह की ठंडी हवा उसके बालों को हिला रही थी। सरिता दादी उसे अंदर से देख रही थी, उस सहज ज्ञान के साथ जो कुछ बुजुर्ग लोगों में होता है, यह जानने के लिए कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, बिना विवरण की आवश्यकता के। जब उनकी आंखें कांच के पार मिलीं, तो सरिता दादी ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया। ठीक अभिवादन नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाव भाव जैसा जो कहता है, जाओ। अदिति ने सिर हिलाया और चली गई। एडवोकेट रमेश सिन्हा का कार्यालय मुंबई के पोलाका में एक शांत इमारत में स्थित था, जिसमें कोई आकर्षक संकेत या पत्रिका रिसेप्शनिस्ट नहीं थे। दरवाजे के पास एक छोटी सी कांस्य पट्टिका जिस पर सिन्हा एंड एसोसिएट्स कानूनी सलाह लिखा था, बस इतना ही था जो सड़क से जगह की पहचान कराता था। यह ठीक उसी तरह की गोपनीयता थी जिसकी उसके ग्राहक मांगते थे और जिसे रमेश सिन्हा ने 4 दशकों के पेशेवर अभ्यास के दौरान विकसित किया था। अदिति दोपहर 12:40 बजे पहुंची। एडवोकेट सिन्हा उसे अपने डेस्क के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उसी सीधी मुद्रा के साथ जो उन्होंने अपने 71 साल की उम्र में बनाए रखी थी, जैसे समय ने उन्हें ईमानदारी से काम के जीवन के सम्मान में उनकी पीठ बख्श दी हो। वह एक पतले व्यक्ति थे, पूरी तरह से सफेद बालों वाले, पतले फ्रेम वाले चश्मे और एक ऐसी नजर जो स्थितियों का मूल्यांकन उस शांत गति से करती थी जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने बहुत सारे संकट देखे हैं और किसी से भी परेशान नहीं होता। उन्होंने दीवानजी श्रेष्ठ की 3 दशकों से अधिक सेवा की थी और उस समय उन्होंने अदिति में अपने नाना की उसी आंतरिक वास्तुकला को पहचानना सीख लिया था। शांति, सटीकता, वर्तमान से संपर्क खोए बिना तत्काल भविष्य से परे देखने की क्षमता। उन्होंने दृढ़ता से हाथ मिलाया और उसे सीधे आंतरिक कार्य कक्ष में ले गए, एक ऐसा कमरा जिसमें कोई बाहरी खिड़की नहीं थी। दीवारों पर फाइल कैबिनेट और एक लंबी ओक की मेज थी जिस पर पहले से ही कई फोल्डर सटीकता से व्यवस्थित थे। मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ, सिन्हा ने उसके सामने बैठते हुए और अपनी नोटपैड खोलते हुए कहा, उस स्वचालित हावभाव के साथ जिसने हजारों जीवन बदलने वाली कहानियां सुनी हैं। अदिति ने घटनाओं को एक रिपोर्ट की सटीकता के साथ सुनाया, कोई भावनात्मक अलंकरण नहीं, कोई विषयांतर नहीं।
राजवीर खन्ना ने उसे अपने खुले दरवाजों वाले कार्यालय में गवाहों के सामने बुलाया था और कम से कम 30 लोगों के सामने जोर से और स्पष्ट रूप से बर्खास्तगी के शब्द कहे थे। समीर गुप्ता कॉरपोरेट गवाह के रूप में मौजूद थे। दस्तावेजों को पहले से तैयार किया गया था, जो पूर्व योजना का संकेत था। सिन्हा ने बिना किसी रुकावट के सुना, छोटे और एक समान अक्षरों में संक्षिप्त नोट्स लेते रहे। जब अदिति समाप्त कर चुकी थी तो वह अपनी अंतिम टिप्पणी समाप्त करने के लिए ठीक उतनी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने नजरें उठाईं और उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जो उनके लिए एक पूर्ण मुस्कान के बराबर थी। उसने खंड 14 भी सक्रिय कर दिया। उन्होंने बस कहा, मैंने भी यही निष्कर्ष निकाला। अदिति ने जवाब दिया, सिर्फ 14 भी ही नहीं। सिन्हा ने पहला फोल्डर खोला और अदिति की ओर श्रेष्ठा होल्डिंग्स के लेटर हेड वाले 3 मुद्रित पन्ने खिसकाए। आज सुबह उसने जो किया वह पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुच्छेद 32 का भी सीधा उल्लंघन है, जो बोर्ड को पूर्व सूचना दिए बिना संस्थापक शेयरधारकों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। आप 18 महीने से श्रेष्ठा होल्डिंग्स के बाहरी सलाहकार के रूप में सिस्टम में पंजीकृत थीं, अदिति। राजवीर को यह पता नहीं था क्योंकि उसने कभी भी मौजूदा अनुबंधों के पूरे रिकॉर्ड नहीं पढ़े। यह इसे दोहरा उल्लंघन बनाता है। अदिति ने दस्तावेजों को देखा। सब कुछ वहां था, साफ और दस्तावेजीकरण किया हुआ, तारीखों, हस्ताक्षरों और नोटरी मुहरों के साथ, जिसने राजवीर ने आज सुबह जो किया था उसे एक में बदल दिया था। काफी बड़ी कानूनी आपदा। असाधारण बैठक बुलाने में हमें कितना समय लगेगा? अदिति ने पूछा। खंड 14 भी सक्रिय होने के साथ नियम औपचारिक बुलावा के लिए अधिकतम 72 घंटे निर्धारित करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ और दिलचस्प है। सिन्हा ने दूसरा फोल्डर खोला। मैं पिछले 8 महीनों से आपके द्वारा जनवरी में भेजे गए आंतरिक वित्तीय आंदोलनों की समीक्षा कर रहा हूं। मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एडवोकेट सिन्हा को जो मिला था वह पिछले 8 महीनों के दौरान वेनेगास एंड एसोसिएट्स के परिचालन खाते और पनामा में विजनरी डेवलपर्स इंटरनेशनल नाम से पंजीकृत एक नकली कंपनी के बीच की गई कई स्थानांतरण की एक श्रृंखला थी। कुल संचित राशि $4,300 थी। प्राप्तकर्ता कंपनी के पास कोई पंजीकृत कर्मचारी नहीं था, कोई सत्यापन योग्य संपत्ति नहीं थी, कोई दस्तावेजीकरण किए गए कार्य अनुबंध नहीं थे, लेकिन उसके 2 पंजीकृत साझेदार थे जिनके नाम अदिति ने तुरंत पहचान लिए, राजवीर खन्ना और समीर गुप्ता। अदिति ने दस्तावेजों को पूरी चुप्पी में 2 बार पढ़ा, फिर उन्हें सावधानी से मेज पर रखा और एक पल के लिए अपने सामने दीवार पर एक निश्चित बिंदु को देखती रही, यह संसाधित करते हुए कि उसके हाथों में क्या था। यह केवल एक छोटी लेखांकन अनियमितता नहीं थी, जैसा कि उसने पहले दर्ज किया था। यह कॉरपोरेट धोखाधड़ी थी। कंपनी का पैसा, जो ज्यादातर उसके शेयरधारकों का था, व्यवस्थित रूप से एक अपतटीय संरचना के तहत व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट किया जा रहा था। ऑपरेशन की शीतलता सबसे प्रभावशाली थी। 8 महीनों में 17 स्थानांतरण। स्वचालित समीक्षा के थ्रेशोल्ड को पार न करने के लिए सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड राशि, वैधता की उपस्थिति वाली एक मुखौटा कंपनी। किसी ने इसे कार्यप्रणाली के साथ योजनाबद्ध किया था। सबूत कितना ठोस है? उसने अंततः पूछा। एक संघीय न्यायाधीश के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त ठोस, सिन्हा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट, स्थानांतरण के रिकॉर्ड, पनामे की कंपनी के गठन का दस्तावेजीकरण और एक बाहरी अकाउंटेंट का प्रारंभिक बयान है जिसने स्वतंत्र रूप से संख्याओं की समीक्षा की है। यदि आप कॉरपोरेट के अलावा आपराधिक रास्ते पर जाने का फैसला करती हैं, तो राजवीर खन्ना को ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ेगा जो कंपनी में अपनी स्थिति खोने से कहीं अधिक हैं। जो चुप्पी छाई वह उस तरह की चुप्पी थी जो महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले होती है। अदिति ने अपने नाना के बारे में सोचा। उसने बगीचे में अंतिम बातचीत के बारे में सोचा। उस दोपहर के बारे में सोचा जिसमें चमेली और नम मिट्टी की गंध थी। दीवानजी की शांत आवाज के बारे में सोचा। उसे कह रहे थे, मैं तुमसे बुद्धिमत्ता मांग रहा हूं, बदला नहीं। उसने दोनों के बीच के अंतर के बारे में सोचा और उस सटीक बिंदु के बारे में सोचा जहां वे कभी कभी मिलते हैं। पहले कॉरपोरेट रास्ते पर चलते हैं, अदिति ने फैसला किया। 48 घंटे के भीतर एक असाधारण बैठक बुलाओ। हम बोर्ड के सामने धोखाधड़ी का सबूत पेश करेंगे। किसी भी बाहरी प्राधिकरण को शामिल करने से पहले राजवीर को जवाब देने का अवसर मिलेगा। वह उस अवसर का क्या करता है यह तय करेगा कि हम आगे क्या कदम उठाते हैं। सिन्हा ने किसी ऐसे व्यक्ति की मौन स्वीकृति के साथ सिर हिलाया जिसने एक अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड निर्णय को पहचान लिया हो। जैसा आप कहें, मैं आज दोपहर बुलावा के दस्तावेजों की तैयारी शुरू करता हूं। एक और बात है, अदिति ने कहा,
मुझे चाहिए कि बुलावा राजवीर खन्ना तक एक विशिष्ट तरीके से पहुंचे, कॉर्पोरेट ईमेल द्वारा नहीं, बिचौलियों के माध्यम से नहीं। मैं चाहती हूं कि यह भौतिक लिफाफे में प्रमाणित व्यक्तिगत डिलीवरी के साथ कल सुबह सीधे उसके कार्यालय में उसके सहयोगियों के सामने उसके हाथों तक पहुंचे। सिन्हा ने एक भौं उठाई। यह उसकी सबसे अधिक अभिव्यक्ति का हावभाव था जिसकी उसे अनुमति थी। किस समय? सुबह 9 बजे, अदिति ने कहा। ठीक उसी समय जब वह आमतौर पर अपनी टीम को बधाई देने के लिए फ्लोर पर घूमता है। मुझे लगता है कि यह उचित है कि उसे उसकी सूचना उसी स्थिति में मिले जिसमें उसने मेरी दी थी। एडवोकेट सिन्हा एक पल के लिए चुप रहे और फिर बातचीत में पहली बार मुस्कुराए। यह एक छोटी और नियंत्रित मुस्कान थी, लेकिन वास्तविक थी। दीवान जी ठीक यही कहते, सिन्हा ने लगभग खुद से बुदबुदाया जब उन्होंने बैठक के अंतिम नोट लेने के लिए अपनी नोटबुक फिर से खोली। यह एकमात्र व्यक्तिगत संदर्भ था जिसकी उसने पूरी दोपहर अनुमति दी थी और अदिति ने उसे उसी चुप्पी से प्राप्त किया था जिससे उन चीजों को प्राप्त किया जाता है जो शब्दों से घिरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सिन्हा 32 साल से श्रेष्ठ परिवार के इतिहास के मौन संरक्षक थे और उन 3 दशकों में उन्होंने ये जानने के लिए पर्याप्त देखा था कि लोगों के जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण धूमधाम से नहीं आते, वे उसी शांति से आते हैं जैसे उस दिन एक खिड़की रहित कमरे में मेज पर दस्तावेजों के साथ और 2 लोगों के साथ आए थे जो ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या कर रहे थे और क्यों वह पर्याप्त था। वह वास्तव में वही था जिसकी आवश्यकता थी। उस दोपहर जब सिन्हा और उनकी टीम दस्तावेजों की तैयारी में जुटी थी तो अदिति ने 3 अतिरिक्त फोन किए जिन्होंने बोर्ड को पूरा किया। पहला प्रिया को था अगले दिन के लॉजिस्टिक विवरणों का समन्वय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीला फोल्डर सुरक्षित स्थान पर था। दूसरा समीर गुप्ता की सहायक आरती को था, एक युवा महिला जो महीनों से अपने काम में देखी और सुनी गई बातों से असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसे बताना है। अदिति ने उसे 20 मिनट तक वास्तविक ध्यान से सुना। आरती ने उस संचित तात्कालिकता के साथ बात की जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने बहुत लंबे समय तक कुछ भारी चीज रखी हो। अंत में उसने बस उससे कहा कि अगर वह उसने जो देखा था उसकी घोषणा पर हस्ताक्षर करने को तैयार थी तो नए प्रशासन के तहत कंपनी में उसकी स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आरती को हां कहने में 10 सेकंड भी नहीं लगे। तीसरा फोन एक ऐसे नंबर पर था जिसे अदिति बहुत कम बार डायल करती थी। उसके फोन में मालिनी नाम से सहेजा हुआ था। वह सिर्फ मालिनी नहीं थी, उसकी बचपन की दोस्त और दुनिया में वह व्यक्ति जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वह मालिनी कपूर भी थी। देश के सबसे महत्वपूर्ण मीडिया समूहों में से एक की कॉर्पोरेट संचार निदेशक, जिसके पास ऐसे प्लेटफॉर्मों तक पहुंच थी जो एक कहानी को 24 घंटे से भी कम समय में राष्ट्रीय बातचीत में बदल सकते थे। मुझे तुमसे एक एहसान मांगना है, अदिति ने मालिनी के जवाब देने पर कहा। तुमने 3 साल से मुझसे कोई एहसान नहीं मांगा है, मालिनी ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। इसका मतलब है कि यह अच्छा होना चाहिए। यह सबसे अच्छा है जो मैं तुमसे अपने जीवन में कभी भी मांगूंगी, अदिति ने पहली वास्तविक मुस्कान के साथ कहा जो उसने सुबह से खुद को अनुमति दी थी। राजवीर खन्ना उस समय अपनी 38वीं मंजिल के कार्यालय में समीर गुप्ता के साथ जश्न मना रहा था जिसे वह एक साफ और निश्चित जीत मानता था। किसी ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जिससे उसे चिंता होती। सब कुछ ठीक उसी तरह लग रहा था जैसे उसके नियंत्रण में हो। हालांकि बोर्ड पहले से ही पूरी तरह से अलग था जिसे वह देख रहा था। मंगलवार की सुबह मुंबई पर अप्रत्याशित रूप से साफ धूप खिली, जैसे मौसम ने इतिहास के सही पक्ष में होने का फैसला किया हो। सुबह 8:47 बजे एक औपचारिक वर्दी और काले चमड़े के ब्रीफ केस वाला एक संदेशवाहक वेनेगास एंड एसोसिएट्स के कॉर्पोरेट भवन की लॉबी में एक सीलबंद लिफाफे के साथ दाखिल हुआ और श्री राजवीर खन्ना, प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से वितरित करने के सटीक निर्देश के साथ बिना किसी अपवाद या स्वीकार्य विकल्प के। संदेशवाहक 50 के दशक का एक व्यक्ति था जिसकी शांत दक्षता थी, जिसने जीवन भर महत्वपूर्ण समाचार पहुंचाए थे और सीखा था कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका बिना नाटक या टिप्पणी के होता है, बस कार्य सटीकता के साथ निष्पादित किया गया। रिसेप्शनिस्ट ने राजवीर के व्यक्तिगत सहायक को फोन किया, जिसने राजवीर को फोन किया, जो उस विशिष्ट चिड़चिड़ाहट के साथ लॉबी में आया जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो यह नहीं समझता कि उसके संचार फिल्टर ठीक से क्यों काम नहीं कर रहे थे। वह अपनी कमीज की आस्तीन में लॉबी में पहुंचा। टाई की गांठ अभी भी समायोजित नहीं थी। ठीक उसी समय जब कई कर्मचारी अपनी दिन की शुरुआत करने के लिए लिफ्टों की ओर लॉबी पार कर रहे थे, संदेशवाहक ने उसके पहचान पत्र के साथ उसकी पहचान सत्यापित की, रसीद पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए, उसे
लिफाफा सौंपा और उसी शांत दक्षता के साथ चला गया जिससे वह आया था। राजवीर ने लिफाफा देखा। सामने शांत और सटीक टाइपोग्राफी में लिखा था, औपचारिक सूचना, शेयरधारकों की असाधारण बैठक का बुलावा, श्रेष्ठा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कानूनी सलाह। श्रेष्ठा होल्डिंग्स नाम को राजवीर के दिमाग में दर्ज होने में ठीक 4 सेकंड लगे। 4 सेकंड जिसमें उसकी अभिव्यक्ति चिड़चिड़ाहट से भ्रम में बदल गई, भ्रम से एक गहरे और कम आरामदायक भ्रम में बदल गई। वह उस नाम को जानता था। उसने इसे सालों पहले कॉरपोरेट दस्तावेजों में देखा था। कंपनी के प्राचीन इतिहास से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ था, उसके पिता के समय से, लेकिन उसने कभी इस पर वास्तविक ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वह लिफाफा हाथ में लिए 38वीं मंजिल पर गया और उसे अपने कार्यालय में समीर गुप्ता की उपस्थिति में खोला। इस बार दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया, बिना दर्शकों के, बिना नाटक के। उसे अंदर जो मिला उसने 2 मिनट से भी कम समय में उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। पढ़ने के दस्तावेज गुरुवार सुबह 10 बजे के लिए निर्धारित शेयरधारकों की असाधारण बैठक का एक औपचारिक बुलावा था, जिस पर एडवोकेट रमेश सिन्हा ने श्रेष्ठा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षर किए थे, जो वेनेगास एंड एसोसिएट्स के 67% साधारण शेयरों का धारक था। एजेंडा में 3 बिंदु शामिल थे। वर्तमान कार्यकारी प्रबंधन की समीक्षा, हाल की अवधि में दस्तावेजीकरण की गई वित्तीय अनियमितताओं की प्रस्तुति और कंपनी की निदेशक संरचना में संशोधनों पर मतदान। राजवीर ने दस्तावेज 3 बार पढ़ा, फिर उसे डेस्क पर रखा और समीर की ओर एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह वह परिकलित क्रोध नहीं था जिसे समीर अच्छी तरह जानता था। यह कुछ अलग था। यह उस व्यक्ति की विशेष अभिव्यक्ति थी जिसने अभी अभी महसूस किया था कि जो जमीन वह अपने पैरों के नीचे ठोस मानता था, वह लंबे समय से कुछ और थी। श्रेष्ठा होल्डिंग्स क्या है? राजवीर ने न्यूनतम उत्साह एक आवाज में पूछा, जो सामान्य से धीमी निकली। समीर गुप्ता, जिसकी मुख्य क्षमता राजवीर के मूड को पढ़ना और उसके अनुकूल होना था, ने स्वीकार किया कि यह स्थिति किसी भी मैनुअल से बाहर थी जिसे उसने पहले संभाला था। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता, उसने स्वीकार किया, लेकिन श्रेष्ठ नाम पुराने दीवान जी, तुम्हारे पिता के साथी का नाना का उपनाम नहीं था? जो चुप्पी छाई वह पर्याप्त जवाब था। इस बीच 38वीं मंजिल पर सुबह एक नए तनाव के साथ गुजरी जिसे सभी महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा था। अदिति की अनुपस्थिति एक शारीरिक स्थान था जिसे माहौल धीमी अटकलों से भर रहा था। कई सहकर्मियों ने आंतरिक चैनलों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया था, यह पूछते हुए कि क्या पिछली रात जो हुआ वह सच था। क्या अदिति को वास्तव में निकाल दिया गया था? क्या किसी को कुछ और पता था? प्रिया अपने डेस्क पर उस शांति के साथ काम कर रही थी जिसे बनाए रखना उसके लिए मुश्किल था। हर हरकत, हर बातचीत, हर नजर जो फ्लोर पर पार होती थी उससे वाकिफ थी। 10:15 बजे उसका फोन अदिति के एक संदेश के साथ कंपन किया। केवल 2 शब्द, पहुंच गया। प्रिया ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे सांस छोड़ी। अदिति ने मंगलवार की सुबह एडवोकेट सिन्हा के कार्यालय में बिताई। हर दस्तावेज, हर आंकड़ा, हर तर्क की समीक्षा करती रही जिसे गुरुवार की बैठक में पेश किया जाएगा। यह एक सूक्ष्म और ग्लैमर रहित काम था, उस तरह की तैयारी जो यह तय करती है कि लड़ाई शुरू होने से पहले जीती जाती है या मौके पर ही तात्कालिक रूप से की जाती है। अदिति ने पहली पसंद को उस दृढ़ विश्वास के साथ पसंद में कारा है जिसे उसके नाना ने बचपन से ही उसमें पैदा किया था। धोखाधड़ी इतनी ठोसता के साथ दस्तावेजीकरण की गई थी कि अनुकूल व्याख्याओं के लिए कोई जगह नहीं बची थी। 4-300-8 महीनों के दौरान एक अपतटीय कंपनी में स्थानांतरित किए गए बिना किसी वास्तविक गतिविधि के। रिकॉर्ड साफ थे, तारीखें मेल खाती थीं। स्थानांतरण पर प्राधिकरण हस्ताक्षर बिना किसी अस्पष्टता के राजवीर खन्ना और समीर गुप्ता के थे। बाहरी अकाउंटेंट ने अपनी रिपोर्ट लिखित रूप में प्रस्तुत की थी। आरती ने पिछली रात अपने गवाही के बयान पर हल्के कांपते हाथों से लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ हस्ताक्षर किए थे जिसका अदिति ने चुपचाप सम्मान किया था। दोपहर में मालिनी ने अपने मीडिया समूह के कार्यालय से फोन किया। मेरे पास 2 पत्रकार हैं जो कॉरपोरेट व्यवसाय में विशेषज्ञ हैं और कहानी चाहते हैं, उसने बिना किसी भूमिका के कहा, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि मैं उन्हें कब हरी झंडी दे सकती हूं। बैठक के बाद अदिति ने जवाब दिया, उससे पहले नहीं। मैं चाहती हूं कि यह पहले उस जगह में सुलझे जहां यह संबंधित है, जो कॉरपोरेट है। अगर राजवीर शर्तों को स्वीकार करता है तो कहानी को विवेक के साथ संभाला जा सकता है।
अगर वह लड़ने का फैसला करता है तो दुनिया को ठीक ठीक पता चले कि क्या हुआ और क्यों। समझ गई, मालिनी ने कहा। और फिर 27 साल की दोस्ती के विश्वास के साथ, क्या तुम ठीक हो अदिति? अदिति ने ईमानदारी से सवाल पर विचार किया। मैं ठीक वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, उसने अंततः जवाब दिया। उस दोपहर 38वीं मंजिल पर जो हुआ वह अदिति के कानों तक प्रिया के माध्यम से पहुंचा, 3 क्रमिक संदेशों में, जिसने पर्याप्त विवरण के साथ चित्र को चित्रित किया। राजवीर ने अपने कॉर्पोरेट वकीलों को आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया था। बैठक 2 घंटे 40 मिनट तक चली थी। बाहर निकलने पर वकीलों के चेहरे पर उन पेशेवरों की विशेष अभिव्यक्ति थी जिन्होंने अभी अभी बुरी खबरों की पुष्टि की थी, जिसकी उन्हें पहले से ही आशंका थी। राजवीर ने अपनी दोपहर की सभी बैठकें रद्द कर दी थीं। समीर गुप्ता शाम 4 बजे एक गत्ते के बक्से के साथ इमारत से बाहर निकल गया था, जिसमें उसके कार्यालय की व्यक्तिगत वस्तुएं थीं, जिसका कॉर्पोरेट गैर मौखिक भाषा में ठीक वही मतलब था जो लगता था। प्रिया का आखिरी संदेश था, राजवीर 3 घंटे से अंदर बंद है। उसका सहायक कहता है कि वह खाने के लिए भी नहीं निकला है। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। अदिति ने संदेश पढ़ा, फोन को सिन्हा के डेस्क पर रखा और एकमात्र आंतरिक खिड़की से बाहर देखा, जो एक छोटे से आंगन की ओर खुलती थी, जहां एक बोगनविलिया का पौधा खामोश सब्जी की तरह दीवार पर चढ़ रहा था। उसने अपने नाना के बारे में सोचा, बेंगलुरु में उनके घर के बगीचे के बारे में, उस आखिरी दोपहर की चमेली और नम मिट्टी की गंध के बारे में। जिस तरह दीवानजी श्रेष्ठ ने 40 साल तक को चुपचाप, धैर्य से, बुद्धिमत्ता से, बिना किसी को देखे या रास्ते में पहचाने जाने की आवश्यकता के बिना बनाया था। कार्य करने का समय तब नहीं होता जब कोई गुस्सा होता है, यह तब होता है जब कोई तैयार होता है। वह तैयार थी। गुरुवार की सुबह 10 बजे राजवीर खन्ना उसके सामने एक बोर्डरूम में बैठेगा और उसने जो बनाया था, जो नष्ट किया था और जो उसके नाम पर स्वामित्व का दावा करने से बहुत पहले दूसरों का था, उसके बारे में पूरी सच्चाई सुनेगा। लेकिन उस रात, गुरुवार आने से पहले, कुछ ऐसा हुआ जिसकी अदिति ने गणना नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसने आने वाली हर चीज का तापमान इस तरह से बदल दिया जिसे कोई कानूनी दस्तावेज या कोई कॉर्पोरेट रणनीति अनुमान नहीं लगा सकती थी। रात 9:47 बजे उसके फोन पर एक ऐसा नंबर आया जिसे उसने सहेजा नहीं था। उसने उसे बजने दिया। वह फिर बजा। उसने उसे फिर से बजने दिया। तीसरे प्रयास में कुछ, शायद वर्षों तक पैटर्न का अवलोकन करने से विकसित हुई अंतर्ज्ञान ने उसे जवाब देने के लिए प्रेरित किया। दूसरी तरफ की आवाज राजवीर खन्ना की थी, लेकिन वह आवाज नहीं थी जिसने 34 गवाहों के सामने तुम्हें निकाल दिया गया है, चिल्लाया था। यह एक अलग, नीची, अधिक मानवीय आवाज थी। एक ऐसे व्यक्ति की आवाज जिसने अपने कार्यालय के अंधेरे में घंटों बिताए हैं और अंततः कुछ ऐसा समझ गया है जो समझ के समान है। अदिति, उसने बस कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। अदिति ने राजवीर की आवाज में अपना नाम सुनने के बाद पूरे 3 सेकंड तक फोन चुपचाप पकड़े रखा। 3 सेकंड जो उसके लिए शायद 3 मिनट जैसे लगे और जो उसके लिए एक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त थे, जिसका उसका अंतर्ज्ञान असामान्य स्पष्टता के साथ निर्देश दे रहा था। मैं सुन रही हूं, उसने अंततः कहा। दूसरी तरफ एक लंबा विराम था, उस तरह का विराम जो पुरुष तब लेते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शक्ति की स्थिति से बात करते हुए बिताया है और जो अचानक अपने पैरों के नीचे उस ठोस जमीन के बिना खुद को पाते हैं। यह नहीं जानते कि भाषा कैसे काम करती है जब कोई लाभ में नहीं होता है। मैं फोन पर बात नहीं करना चाहता, राजवीर ने कहा। क्या तुम आज रात मुझसे मिल सकती हो? यदि संभव हो तो एक तटस्थ जगह, पुलाका में एक रेस्तरां, द सेरेनिटी लाउंज। तुम शायद जानती हो, निजी, विवेकपूर्ण, बस एक बातचीत। अदिति ने अनुरोध पर विचार किया। द सेरेनिटी लाउंज एक ऐसा रेस्तरां था जिसे वह वास्तव में जानती थी, उन सफेद मेजपोश और कम रोशनी वाली जगहों में से एक, जहां व्यवसायी ऐसी बातचीत करते हैं जो वे अपने कार्यालयों में नहीं कर सकते। अपारदर्शिता तक विवेकपूर्ण। ठीक उसी तरह का परिदृश्य जिसे राजवीर एक ऐसी बातचीत के लिए चुनता जिसे वह किसी को देखने नहीं देना चाहता था। सावधानी की प्रवृत्ति ने उसे गुरुवार तक इंतजार करने, योजनाबद्ध समय को बनाए रखने, जो पहले से ही पूरी तरह से तैयार था, उसकी संरचना को न बदलने के लिए कहा। लेकिन राजवीर की आवाज में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जो न तो हेरफेर था और न ही रणनीति, कुछ ऐसा जो उसने 3 साल में उससे जो कुछ भी सुना था उससे वास्तविक रूप से अलग लग रहा था, जिसने उसे इस तरह से जवाब देने के लिए प्रेरित किया, जिसने उसे खुद को भी हैरान कर दिया। अपनी रणनीति की भावना। 1 घंटा, अदिति ने कहा। रात 11 बजे, द सेरेनिटी लाउंज। रात 11 बजे
द सेरेनिटी लाउंज ठीक वैसा ही था जैसा अदिति उम्मीद करती थी। मेजें अच्छी तरह से अलग, गोपनीयता के अनुकूल रोशनी, इतनी विवेकपूर्ण सेवा कि वेटर अस्तित्व के दूसरे तल पर घूमते हुए प्रतीत होते थे। जब वह पहुंची तो राजवीर पहले से ही एक मेज पर बैठा था, बिना टाई के। पहली बार जब उसे याद था, उसके सामने पानी का एक गिलास था जिसे उसने छुआ नहीं था। वह एक दिन में स्पष्ट रूप से बूढ़ा हो गया था, शारीरिक विशेषताओं में नहीं बल्कि कुछ अधिक कठिन नाम देने में, आसन में। जिस तरह से उसकी आंखें भारीपन के साथ मेज को देख रही थीं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने घंटों तक कुछ उठाया है और अभी भी नहीं जानता कि उसे कहाँ रखना है। उसे देखकर अदिति को जो लगा वह दया नहीं थी, वह पहचान थी। किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान जिसने 3 साल तक एक व्यक्ति का अध्ययन किया है और अचानक उसे उस कवच के बिना देखता है जिसे उसने हमेशा पहना था। राजवीर खन्ना अपनी मंच की शक्ति के बिना एक 44 वर्षीय व्यक्ति था जिसके आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और एक अभिव्यक्ति थी जो थकावट को कुछ ऐसी चीज के साथ मिलाती थी जो खतरनाक रूप से वास्तविक शर्म जैसा दिखता था। वह उसके सामने बिना कुछ कहे बैठ गई। उसने अपने हाथों को मेज पर बांधा और इंतजार किया। आने के लिए धन्यवाद, राजवीर ने कहा। यह वाक्यांश उसके मुंह में अजीब लगा। यह उस तरह का वाक्यांश था जिसे वह उन लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं करता था जिन्हें वह अधीनस्थ मानता था, और जिस तथ्य ने इसे कहा वह किसी भी तर्क से अधिक संचार करता था जो इसका अनुसरण कर सकता था। तुमने कहा तुम्हें बात करनी है, अदिति ने जवाब दिया। बस। राजवीर ने एक पल के लिए मेज को देखा, फिर उसने अपनी आंखें उसकी ओर एक सीधी रेखा में उठाईं। मेरे वकीलों ने आज दोपहर मुझे पूरी स्थिति समझाई। शेयरधारक संरचना खंड 14B अनुच्छेद 32 के निहितार्थ। उन्होंने मुझे समझाया कि श्रेष्ठा होल्डिंग्स का क्या मतलब है और दीवानजी श्रेष्ठ के साथ इसका संबंध। उसने एक विराम लिया। दागा ओ दीवानजी श्रेष्ठ का उन्होंने मुझे पिछले 8 महीनों के वित्तीय रिकॉर्ड में जो मिला वह भी समझाया। जो चुप्पी छाई वह ऐसी थी जिसे भरने की जरूरत नहीं थी। मैं कुछ समझना चाहता हूं, राजवीर ने जारी रखा, और उसकी आवाज अब एक अलग रजिस्टर में थी। अदिति ने उससे पहले सुनी किसी भी स्वर से अधिक नीची और अधिक ईमानदार। इस कंपनी के संबंध में तुम खुद कौन हो, यह तुम कब से जानती हो? प्रवेश करने से पहले ही अदिति ने बिना किसी घुमाव फिराव के जवाब दिया। राजवीर ने कई सेकंड में कई परतों से होकर एक अभिव्यक्ति के साथ इसे संसाधित किया। और यहां काम करने के 3 साल एक योजना का हिस्सा थे, वे एक सूचित निर्णय का हिस्सा थे। अदिति ने कहा, मुझे एक ऐसी कंपनी में बहुमत शेयरधारक भागीदारी विरासत में मिली जिसके बारे में मुझे अंदर से नहीं पता था। इस पर किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से पहले मैं ठीक ठीक समझना चाहती थी कि यह क्या थी, यह कैसे काम करती थी, कौन इसे चला रहा था और यह किस दिशा में जा रही थी। 3 साल के सीधे अवलोकन ने मुझे वह जानकारी ऐसी स्पष्टता के साथ दी जो कोई भी बाहरी रिपोर्ट मुझे नहीं दे सकती थी। राजवीर ने इसे चुपचाप सुना, फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी अदिति को उम्मीद नहीं थी। और क्या? यह सवाल उसकी नग्न ईमानदारी से उसे हैरान कर गया। यह एक सामरिक सवाल नहीं था, यह किसी ऐसे व्यक्ति का सवाल था जो ईमानदारी से जानना चाहता था कि उसे 3 साल से दूसरों की आंखों ने कैसे देखा था। अदिति ने विचार किया कि उसे कितनी सच्चाई बतानी चाहिए। उसने फैसला किया कि स्थिति पूरी सच्चाई के हकदार है। मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जिसके ठोस आधार और वास्तविक क्षमता थी, जिसे व्यवस्थित रूप से भय और अपमान पर आधारित प्रबंधन संस्कृति द्वारा सीमित किया जा रहा था। मुझे प्रतिभाशाली टीमें मिलीं जो अपनी क्षमता से कम पर काम कर रही थीं, क्योंकि किसी ने उन्हें न्यूनतम से अधिक देने का कोई कारण नहीं दिया था। मुझे वित्तीय अनियमितताएं मिलीं जो छोटी शुरू हुईं और एक ऐसी समस्या बन गईं जिसे अब चुपचाप संभाला नहीं जा सकता था। और मुझे मिली, उसने एक संक्षिप्त विराम लिया, एक ऐसा आदमी जिसने अपने पिता का उपनाम उनके तरीकों के साथ विरासत में मिला और जिसने जाहिर तौर पर कभी खुद से नहीं पूछा कि क्या वह अलग होना चाहता था। उस आखिरी वाक्य का प्रहार शल्य चिकित्सा सटीकता के साथ हुआ। राजवीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पानी के गिलास को देखा, उसे धीरे धीरे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, और जब वह फिर से बोला तो उसकी आवाज में एक अलग बनावट थी, अधिक खुरदरी और अधिक वास्तविक। मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानते थे कि सम्मान डर से कमाया जाता है, उसने कहा। मैं यह मानते हुए बड़ा हुआ कि वह नेतृत्व था। एक और विराम। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि यह कुछ भी सही ठहराता है, मैं बस तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानने का हक है। उस क्षण में कुछ ऐसा था जिसकी अदिति ने अपने किसी भी परिदृश्य में कल्पना नहीं की थी। बातचीत एक रणनीतिक,
बातचीत से कुछ अधिक असहज और अधिक वास्तविक में बदल गई थी। दो लोग आधी रात को एक खाली रेस्तरां में एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके बीच एक कंपनी और दो परिवारों का इतिहास एक ऐसी वस्तु के रूप में था जिसे उनमें से कोई भी पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था। अदिति ने उसे देखा, एक पल के लिए चुपचाप। उस कबूलनामे में कुछ ऐसा था जो वास्तविक था, इस तरह से कि उसने क्या होना था उसके बारे में स्पष्टता को खत्म किए बिना निरस्त्र कर दिया। तुम इस बातचीत से क्या चाहते हो, राजवीर? उसने सीधे पूछा। उसने गिलास मेज पर रख दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस कंपनी में जो कुछ भी बचा हुआ है उसे पूरी तरह से नष्ट न करे। मैं तुमसे परिणाम गायब करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह संभव या उचित नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम वह कर सको जो तुम्हें करना है, इसे एक युद्ध में बदले बिना जो उस इमारत में काम करने वाले 300 लोगों को नुकसान पहुंचाए और जिनकी समीर और मैंने जो किया उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह पहली बार था जब अदिति ने राजवीर खन्ना को कॉरपोरेट घुमाव फिराव के बिना पहली व्यक्ति में जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल करते सुना था। उसने उसे उसी ध्यान से देखा जिससे उसने वित्तीय बैलेंस शीट पढ़ना सीखा था। संख्याओं की आंतरिक संगति, वह जगह जहां तर्क या तो कायम रहता था या टूट जाता था। उसे जो मिला वह एक मुक्त व्यक्ति नहीं था। मुक्ति अगर आती तो वर्षों का काम था, एक संकट की रात का नहीं। लेकिन उसे कुछ ऐसा भी मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा आदमी जो शायद बहुत समय बाद पहली बार अपनी खुद की छवि को बिना आंखें हटाए देख रहा था। बैठक गुरुवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, अदिति ने पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा। वह नहीं बदलता। धोखाधड़ी का सबूत पूरे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। वह भी नहीं बदलता। जो बदल सकता है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस कमरे में क्या होता है, वह यह है कि इसे बाहर कैसे संभाला जाता है। और संक्रमण की विशिष्ट शर्तें, किस तरह की शर्तें? राजवीर ने पूछा। हम गुरुवार को इस पर चर्चा करेंगे, अदिति ने खड़े होते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें आज रात एक बात बता रही हूं, राजवीर, और मैं चाहती हूं कि तुम इसे ध्यान से सुनो। उस इमारत में काम करने वाले 300 लोग सालों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति के बावजूद जो उन्हें कम आंकती है। वे एक अलग कंपनी के हकदार हैं और वह अलग कंपनी तुम्हारे सहयोग के साथ या उसके बिना अस्तित्व में आएगी। उसने अपना कोट पहना, अपना बैग लिया और मेज से दूर जाने से पहले एक पल के लिए रुकी और उसे आखिरी बार देखा। गुरुवार को ईमानदारी से तैयार होकर आना, यही एकमात्र चीज है जो मैं तुमसे मांगती हूं। वह द सेरेनिटी लाउंज के निकास की ओर पीछे मुड़े बिना चली गई। मुंबई की साफ रात में उसके कंधों पर आने वाले समय का सटीक वजन टिका हुआ था, एक ऐसी दृढ़ता के साथ जो बोझ नहीं बल्कि उद्देश्य थी। गुरुवार सब कुछ बदल देगा, और इस बार सोमवार के विपरीत उस कमरे में मौजूद सभी को ठीक ठीक पता होगा कि अदिति शर्मा कौन थी। राजवीर उस द सेरेनिटी लाउंज की मेज पर एक ऐसे समय तक बैठा रहा जिसे वह माप नहीं पाया। रेस्तरां धीरे धीरे उसके चारों ओर खाली होता गया। आखिरी मेहमान अपने बिल चुका रहे थे। वेटर बंद करने की शांत दिनचर्या शुरू कर रहे थे। किसी ने उससे नहीं पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। किसी बिंदु पर बिना किसी सचेत निर्णय के आगे बढ़ने के उसने खुद को सड़क पर सुबह की ठंडी हवा और शहर के दूर के ट्रैफिक के शोर के साथ पाया जो कभी पूरी तरह से नहीं सोता। वह बिना किसी विशेष दिशा के 3 ब्लॉक चला और उन 3 ब्लॉकों में उसने कुछ ऐसा किया जो उसने बच्चे के बाद से नहीं किया था। उसने अपने पिता के बारे में सोचा, कंपनी में उन दोपहरों के बारे में जब वह 12 साल का था और उनके साथ बैठकों में जाता था जहां उसने सीखा था कि शक्तिशाली वयस्क जोर से बोलते थे और दूसरे चुपचाप सुनते थे। जिस तरह उसके पिता ने उसे बिना शब्दों में कहे सिखाया था कि दुनिया उन लोगों के बीच विभाजित थी जो थोपते थे और जो सहन करते थे। उस शिक्षा का कितना हिस्सा उसने बिना कभी सवाल किए अपनी पहचान में बदल दिया था। अदिति सही थी। यही वह हिस्सा था जो उसे सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। बुधवार, लिफाफे और बैठक के बीच का दिन वह सबसे लंबा दिन था जिसे अदिति को बहुत समय से याद था। स्वयं घटनाओं के कारण नहीं जो संयमित और ज्यादातर प्रशासनिक थीं, बल्कि इसीलिए कि इसका मतलब उस प्रतीक्षा स्थान में होना था जहां सब कुछ तय हो चुका है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। यह अंतिम मोहरे के चलने से पहले की चुप्पी थी और उस चुप्पी का अपना विशिष्ट भार था। उसने दिन का अधिकांश समय सिन्हा के कार्यालय में बिताया, दस्तावेजों की आखिरी बार समीक्षा की, बैठक के लॉजिस्टिक विवरणों का समन्वय किया, कानूनी टीम के सवालों का जवाब उस व्यवस्थित सटीकता के साथ दिया जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो किसी भी कोण को बिना ढके नहीं छोड़ना चाहता। दोपहर बाद प्रिया ने उसे 38वीं मंजिल से एक संदेश भेजा
जिसमें बस लिखा था, यहाँ का माहौल अजीब है। हर कोई जानता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या। राजवीर पूरे दिन अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकला है। अदिति ने संदेश पढ़ा, उसे सहेजा और वह जो कर रही थी उसे जारी रखा। उसने बहुत पहले सीख लिया था कि प्रतीक्षा के क्षण तैयारी के क्षण भी थे, और तैयारी ही एकमात्र ईमानदार तरीका था कि जो नियंत्रित किया जा सकता था उसे नियंत्रित किया जाए, इससे पहले कि उसे उसका सामना करना पड़े जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उस रात अपने अपार्टमेंट में अकेली उसने कुछ ऐसा किया जो उसने बहुत समय से नहीं किया था। उसने अपनी नाइट स्टैंड की दराज से एक छोटी और घिसी पिटी तस्वीर निकाली जिसे उसने सालों से वहां रखा था। उसके नाना दीवानजी की बेंगलुरु में उनके घर के बगीचे में ली गई एक तस्वीर, उनकी पसंदीदा बेअंत की कुर्सी पर बैठे हुए, उनकी गोद में एक खुली किताब और उनकी नजर फ्रेम के बाहर किसी बिंदु पर टिकी हुई थी, उनकी उस अभिव्यक्ति के साथ जो यह देखती थी कि दूसरे अभी तक देखना नहीं सीखे हैं। अदिति ने एक पल के लिए तस्वीर को पकड़े रखा, उसे नाइट स्टैंड पर रखा और लाइट बंद कर दी। कल गुरुवार एक ऐसी स्पष्टता के साथ शुरू हुआ जिसने आसान रूपकों को स्वीकार नहीं किया। यह बस मुंबई पर एक साफ, ठंडा और सटीक दिन था। उस तरह की सुबह जो कुछ भी वादा नहीं करती, बल्कि बस एक सीधी ईमानदारी के साथ मौजूद है, जिसे अदिति ने जो होने वाला था उसके लिए उपयुक्त पाया। वह सुबह 5:30 बजे जागी, अलार्म बजने से बहुत पहले। वह उन लोगों की अजीब गहराई से सोई थी जिन्होंने एक कठिन निर्णय लिया है और उसके दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। यह उन लोगों की हल्कापन नहीं था जो चीजों का बोझ महसूस नहीं करते, बल्कि उन लोगों की दृढ़ता थी जो इसे महसूस करते हैं और इसे सचेत रूप से उठाने का फैसला किया है। उसने चाय बनाई, अपने मुंबई के कोलाबा स्थित अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठी और 40 मिनट तक चुपचाप शहर को जागते हुए देखती रही। उसने अपने नाना के बारे में सोचा, अपनी माँ के बारे में सोचा, उन 300 लोगों के बारे में सोचा जो उस सुबह इमारत में आएंगे, यह जाने बिना कि वह दिन पिछले सभी दिनों से अलग होने वाला था। उसने संक्षेप में और उस कड़वाहट के बिना जो किसी और समय विचार के साथ होती, राजवीर खन्ना के बारे में भी सोचा। पिछली रात की बातचीत के बारे में, उसे बुलाते समय उसकी अलग आवाज के बारे में और रेस्तरां में उसके अलग चेहरे के बारे में। यह करुणा नहीं थी जो उसे महसूस हो रही थी, या कम से कम मुख्य रूप से वह नहीं। यह उस स्पष्टता के करीब कुछ था जो लोगों को उनके वास्तविक आयाम में देखने से मिलता है, बिना मंच के, बिना प्रदर्शन के, बिना उन रक्षात्मक तंत्रों के जो हम सभी अपनी सबसे गहरी कमजोरियों के चारों ओर बनाते हैं। राजवीर खन्ना एक ऐसे इतिहास का उत्पाद था जिसे उसने नहीं चुना था, और ऐसे निर्णयों का जिसे उसने चुना था, और दोनों बातें एक ही समय में सच थीं। अब से जो कुछ भी होता, अगर कुछ होता, तो यह इस बात पर निर्भर करता कि क्या वह एक चीज को दूसरी से अलग कर सकता था। वह अदिति की समस्या नहीं थी। अदिति की समस्या वह थी जो उसके सामने आज थी, इस सटीक और ठंडे दिन में जो उसके अपार्टमेंट की खिड़कियों के पीछे पहले ही हिलने लगा था। वह सुबह 9:30 बजे वेनेगास एंड एसोसिएट्स के भवन पहुंची, कर्मचारियों के प्रवेश द्वार से नहीं, जैसा कि वह 3 साल से आ रही थी। वह मुख्य कार्यकारी लॉबी प्रवेश द्वार से पहुंची। उसके दाहिनी ओर एडवोकेट रमेश सिन्हा और एक कानूनी सहायक के साथ, जो इस तरह के पल के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किसी की शांत दक्षता के साथ दस्तावेजों के 2 ब्रीफकेस ले जा रहा था। उसने एक बेदाग कट वाला ग्रे रंग का सूट पहन रखा था, बाल सादगी से बंधे थे और वही मध्यम एडी के जूते संगमरमर पर शांति से गूंज रहे थे। किसी भी अन्य दिन से एकमात्र दृश्यमान अंतर यह था कि इस बार उसके हाथ में चाय नहीं थी। लॉबी के सुरक्षा गार्ड ने उसे तुरंत पहचान लिया और बिना पूछे बैरियर खोल दिया। रिसेप्शनिस्ट ने नजर उठाई। उसने जो देखा उसे स्पष्ट भ्रम के साथ संसाधित किया और सही ढंग से फैसला किया कि सवाल पूछना उसका काम नहीं था। 2 कर्मचारी जो उस समय लॉबी से गुजर रहे थे, अनजाने में रुक गए, एक दूसरे को देखा और उन लोगों के प्रशिक्षित विवेक के साथ चलते रहे जो ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां जानकारी तेजी से यात्रा करती है और रास्ते का हिस्सा न होना बेहतर है। 38वीं मंजिल पर प्रिया लिफ्ट के पास उसका इंतजार कर रही थी, नीले रंग का फोल्डर बगल में दबाए हुए और एक अभिव्यक्ति के साथ जिसमें घबराहट के साथ इतनी ठोस वफादारी मिली हुई थी कि अदिति को उसे देखकर छाती में एक वास्तविक गर्माहट महसूस हुई। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। प्रिया ने सिर हिलाया, अदिति ने सिर हिलाया। उन्हें और कुछ की आवश्यकता नहीं थी। जब वे अंदर घुसे तो मुख्य बोर्ड रूम पहले से ही भरा हुआ था। पूरा निदेशक मंडल, 5 लोग जिनमें से अधिकांश अदिति को 3 साल से गलियारों में आते जाते देखते थे,
लेकिन जिन्हें कभी उस पर विशेष ध्यान देने का कोई कारण नहीं मिला था, वे लंबी ओक की मेज के एक तरफ बैठे थे। उनमें से 3 की अभिव्यक्तियों से पता चला कि एडवोकेट सिन्हा ने उन्हें पर्याप्त अग्रिम सूचना दी थी ताकि वे सूचित होकर आएं। अन्य 2 के चेहरे पर ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति थी जिन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा सीखा है जो उन्हें दुनिया की अपनी समझ को तेजी से पुनर्गठित करने के लिए मजबूर करता है। राजवीर खन्ना मेज के सिरे पर बैठा था, उस जगह पर जो उसने हमेशा प्रबंध निदेशक के रूप में कब्जा कर रखा था, किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा में जिसने रात में एक कठिन निर्णय लिया है और सुबह भी वह अभी भी बरकरार है। समीर गुप्ता मौजूद नहीं था। उसकी खाली कुर्सी ने वह सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जिसकी आवश्यकता थी। अदिति मेज के विपरीत सिरे पर बैठ गई, उस जगह पर जो उसे बहुमत शेयरधारक के प्रतिनिधि के रूप में मिलती थी, इतनी पूर्ण सहजता के साथ कि उस कमरे में कोई भी यह नहीं कह पाता कि यह पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। सिन्हा उसके दाहिनी ओर बैठ गए। कानूनी सहायक ने सटीकता से ब्रीफकेस खोले और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के लिए तैयार किए गए दस्तावेजों के पैकेट वितरित करना शुरू कर दिया। जो चुप्पी छाई थी जब सभी को उनके दस्तावेज मिले, तो उस क्षण की विशेष घनत्व थी जिसे लोग ऐतिहासिक मानते हैं, इससे पहले कि वे समाप्त हों। शुभ प्रभात, अदिति ने कहा, और उसकी आवाज कमरे को ऐसी शांति से भर गई जिसे उपस्थिति के लिए मात्रा की आवश्यकता नहीं थी। मेरा नाम अदिति शर्मा श्रेष्ठ है। मैं दीवानजी श्रेष्ठ की पोती हूं, इस कंपनी के मूल संस्थापक साझेदार, और मैं आज श्रेष्ठा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो वेनेगास एंड एसोसिएट्स के 67% साधारण शेयरों का धारक है। एडवोकेट सिन्हा ने इस प्रतिनिधित्व को प्रमाणित करने वाले पूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं, जो आपको अभी अभी मिले पैकेजों के पहले खंड में मिलेंगे। कोई नहीं बोला। 5 जोड़ी आंखें उसे ऐसे ध्यान से देख रही थीं, जो उस ध्यान से अलग था जो उसने उसी इमारत में 3 साल के काम के दौरान प्राप्त किया था। यह वह ध्यान था जो किसी को तब दिया जाता है जब अचानक पूरा संदर्भ बदल जाता है, और जो आप जानते थे वह वास्तविक तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा निकलता है। इस असाधारण बैठक का बुलावा शेयरधारकों के नियम के खंड 14B के उल्लंघन से सक्रिय हुआ था। सोमवार को हुए इस प्रतिनिधित्व के खिलाफ सीधी कार्यकारी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अदिति ने उसी शांत सटीकता के साथ जारी रखा। इसके अतिरिक्त, और यह इस बैठक का केंद्रीय बिंदु है, हम पिछले 8 महीनों के दौरान कॉरपोरेट धन के प्रबंधन में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के दस्तावेजीकरण सबूत पेश करते हैं। आपके पैकेजों के दूसरे खंड में बैंक स्टेटमेंट, स्थानांतरण के रिकॉर्ड, प्राप्तकर्ता कंपनी का दस्तावेजीकरण और बाहरी अकाउंटेंट की स्वतंत्र रिपोर्ट शामिल है जिसने संख्याओं की पुष्टि की है। मैं आपसे उस खंड की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने का अनुरोध करती हूं। अगले 4 मिनट तक एक साथ पन्ने पलटने की आवाज कमरे में भर गई। अदिति चुपचाप इंतजार करती रही, मेज पर अपने हाथ बांधे हुए, बिना हिले डुले, बिना जल्दबाजी किए, बिना अनावश्यक शब्दों से चुप्पी भरे। उस चुप्पी में बोर्ड के 5 सदस्यों ने संख्याओं को पढ़ा, स्थानांतरण के निशान का पालन किया, पनामे की कंपनी में पंजीकृत साझेदारों के नामों तक पहुंचे और अपने सामने जो कुछ था उसके महत्व को उन लोगों की विशेष अभिव्यक्ति के साथ संसाधित किया जो अपने परिवेश की अपनी छवि को पूरी तरह से संशोधित करने के लिए मजबूर हो रहे थे। बोर्ड के सदस्यों में से एक, श्री अशोक वर्मा नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसने दशकों पहले दीवानजी श्रेष्ठ को व्यक्तिगत रूप से जाना था और जिसकी बोर्ड में उपस्थिति उन ऐतिहासिक धागों में से एक थी जो वर्तमान को अतीत से इस तरह से जोड़ते थे जिसे किसी ने पर्याप्त सावधानी से जांचा नहीं था। वह था जिसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। $4,300 उसने धीमी आवाज में कहा, लगभग खुद से, किसी ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जो कुछ ऐसा पढ़ रहा है जिसे वह उम्मीद करता था कि उसे कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। 4,342 सिन्हा ने सटीकता के साथ पुष्टि की। 8 महीनों के दौरान 17 स्थानांतरण में वितरित, सभी अनुलग्नक सी में दिखाई देने वाले हस्ताक्षरों के साथ अधिकृत। राजवीर खन्ना ने उस आदान प्रदान के दौरान अपने दस्तावेजों से नजर नहीं उठाई। उसकी मुद्रा लड़ने वाले व्यक्ति की नहीं थी, वह उस व्यक्ति की थी जिसने न लड़ने का फैसला किया था, जो एक लंबी और कठिन रात के दौरान उस निर्णय पर पहुंचा था, और सुबह भी वह अभी भी अपने हाथों में कुछ नाजुक लेकिन वास्तविक के रूप में पकड़े हुए था। जब वह अंततः बोला तो उसने सीधे अदिति को देखते हुए ऐसा किया, कमरे के बाकी हिस्सों को ऐसी एकाग्रता के साथ अनदेखा करते हुए जो उस विशिष्ट संदर्भ में उसने लंबे समय से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जो सम्मान दिखाया था उसके सबसे करीब था। मैं इनमें से किसी भी दस्तावेज पर विवाद नहीं करूंगा, राजवीर ने कहा। वे सटीक हैं। एक विराम।
मैं प्रबंध निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने, किसी भी आंतरिक या बाहरी ऑडिट में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं जिसे नया बोर्ड आवश्यक समझे, और उन शर्तों पर डायवर्ट किए गए धन की बहाली की योजना पर सहमत होने के लिए तैयार हूं जिसे यह प्रतिनिधित्व उचित समझे। जो चुप्पी छाई वह उस सुबह की सभी पिछली चुप्पी से अलग थी। यह वह चुप्पी थी जो किसी चीज के टूटने के बाद और इसे फिर से कैसे बनाया जाए इस पर बातचीत शुरू होने से पहले आती है। श्री अशोक वर्मा ने अदिति को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसमें कुछ पहचान थी, जैसे वह पोती में उस नाना को देख रहा था जिसे वह याद करता था और जिसकी अनुपस्थिति ने एक खाली जगह छोड़ दी थी जिसे वर्षों तक किसी ने नाम नहीं दिया था। श्री अशोक वर्मा धीरे धीरे अपने 81 साल की सावधानीपूर्ण हरकतों के साथ खड़े हुए और अदिति के पास गए, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जिसे उस कमरे में किसी और ने सही ढंग से व्याख्या नहीं किया, लेकिन जिसे अदिति ने तुरंत समझ लिया। यह किसी ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी जो दशकों से एक अधूरी कहानी ढो रहा था और उसे अभी अभी गायब अध्याय मिला था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने उसे पकड़ लिया, और उस हाथ मिलाने में कुछ ऐसा था जो कॉर्पोरेट औपचारिकता से कहीं अधिक था। यह एक ही कहानी के दो क्षणों के बीच का संबंध था, 40 साल से अलग और उस ओक के कमरे में फिर से मिले जिसमें सुबह की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। दीवान जी गर्व महसूस करते। श्री अशोक वर्मा ने बस उन शब्दों की मितव्ययिता के साथ कहा, जो जानता है कि कौन से मायने रखते हैं। अदिति ने एक बार सिर हिलाया, उसी संयम के साथ जो उसने अपने नाना से सीखा था, और उस छोटे से आंदोलन में वह सब कुछ था जो शब्दों में समा नहीं सकता था। अदिति ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर पूरे बोर्ड को देखा, और जब वह बोली तो उसने ऐसी स्पष्टता के साथ ऐसा किया जिसमें कोई व्यक्तिगत विजय नहीं थी और केवल वास्तविक उद्देश्य था। इस कंपनी में 300 लोग हैं जो हर सुबह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने आते हैं। उनके परिवार, परियोजनाएं, नौकरी के सपने हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह ठीक से काम करता है। वित्तीय प्रबंधन के साथ जो हुआ वह दोहराया नहीं जा सकता है और संबंधित कानूनी परिणाम अपने प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करेंगे, लेकिन कंपनी स्वयं, उसके आधार, उसकी क्षमता, सही दिशा के साथ वह बनने का एक वास्तविक अवसर की हकदार है जो वह हमेशा हो सकती थी। उसने तब एक पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा जिसे उसने सप्ताहों तक सिन्हा के साथ डिजाइन किया था। स्पष्ट और निष्पादन योग्य, एक पूर्ण बाहरी ऑडिट, बोर्ड की भागीदारी के साथ, आंतरिक प्रतियोगिता द्वारा चयनित एक नया प्रबंध निदेशक, एक पर्यवेक्षित वित्तीय बहाली कार्यक्रम और बाहरी विशेष सहायता के साथ संगठनात्मक संस्कृति की पूर्ण समीक्षा। प्रिया, जिसकी वफादारी और क्षमता को अदिति किसी और से बेहतर जानती थी, को संक्रमणकालीन अवधि के दौरान कार्यकारी प्राधिकरण के साथ संक्रमण निदेशक नियुक्त किया जाएगा। प्रस्ताव पूर्ण, विस्तृत और निष्पादन योग्य था। सप्ताहों के शांत काम का परिणाम जिसे उस कमरे में किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जिसे सभी ने तुरंत पहचान लिया, किसी ऐसे व्यक्ति के काम के रूप में जिसने ठीक इसी पल के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। बोर्ड ने मतदान किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। मतदान में 4 मिनट से भी कम समय लगा। 5 हाथ उठे, 5 आवाजें हां कह रही थीं। जिस क्रम में एडवोकेट सिन्हा ने उन्हें बुलाया, कोई अतिरिक्त बहस नहीं हुई, कोई आपत्ति नहीं हुई। उस तरह की बातचीत नहीं हुई जो ऐसी चीजें अक्सर उत्पन्न करती हैं जब हितों का टकराव होता है जिसे बचाव करना होता है, क्योंकि उस कमरे में उस सुबह उपस्थित सभी लोग पूरी स्पष्टता के साथ समझते थे कि दस्तावेज क्या कहते थे और स्थिति की क्या आवश्यकता थी। प्रस्ताव का पाठ सिन्हा द्वारा उनकी 7 दशकों की कानूनी अभ्यास की सटीक उच्चारण के साथ जोर से पढ़ा गया। बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और उन निर्णयों के मौन भार के साथ मुहर लगा दी गई जो चीजों के पाठ्यक्रम को बदलते हैं। राजवीर खन्ना ने अंतिम पृष्ठ पर अपना इस्तीफा सिन्हा के कानूनी सहायक द्वारा बढ़ाई गई कलम से हस्ताक्षरित किया, एक हाथ से जो नहीं कांप रहा था, लेकिन जो धीमी गति से चल रहा था, जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो कुछ निश्चित और अपरिवर्तनीय कर रहा है। यह कुछ का अंत था, और उन 300 लोगों के लिए जिन्हें उस दोपहर कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तनों के बारे में आधिकारिक संचार मिलेगा, यह भी होगा। हालांकि उन्हें अभी तक नहीं पता होगा कुछ अलग की शुरुआत। जब बैठक दोपहर 12:47 बजे समाप्त हुई तो अदिति बोर्डरूम से 38वीं मंजिल के गलियारे में निकली और उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने अपने किसी भी परिदृश्य में गणना नहीं की थी। पूरा फ्लोर, वे 300 लोग जिन्हें राजवीर ने सोमवार को अनैच्छिक दर्शकों के रूप में इस्तेमाल किया था, खड़े थे। वे ताली नहीं बजा रहे थे, वे चिल्ला नहीं रहे थे, वे बस चुपचाप खड़े थे।
उसे एक सामूहिक अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे जो किसी भी जयकार से अधिक शक्तिशाली थी। उस चुप्पी में कुछ ऐसा था जिसकी अदिति ने कल्पना नहीं की थी और जिसने उसे इस तरह से प्रभावित किया जो किसी भी सामरिक परिणाम ने उसे प्रभावित नहीं किया था। यह लक्ष्य की संतुष्टि नहीं थी, यह कुछ अधिक कठिन नाम देना था। यह उन लोगों द्वारा देखे जाने का बोझ था जिन्होंने सालों तक अदृश्य महसूस किया था और जो उस क्षण में उसमें कुछ ऐसा पहचान रहे थे जिसका उनकी अपनी कहानियों से संबंध था। उन बारों से जब किसी ने उन्हें कहा था कि वे पर्याप्त नहीं थे, इस भावना से कि शक्ति हमेशा मेज के दूसरी तरफ थी। प्रिया सामने थी जिसकी आंखें चमक रही थीं और एक मुस्कान थी जो उसके चेहरे पर समा नहीं रही थी। उसके पीछे आरती, समीर की सहायक, जो उस सुबह दिल में घबराहट के साथ आई थी और जिसके चेहरे पर अब ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी जिसने कुछ कठिन और सही किया है और अभी भी यह संसाधित कर रही है कि इसका क्या मतलब है। अदिति गलियारे के बीच में रुकी। उसने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा महसूस किया जिसे उसके नाना ने एक बार उन शब्दों में वर्णित किया था जो उस क्षण में अपना पूरा वजन प्राप्त कर चुके थे। सच्ची शक्ति जीत जैसी नहीं लगती अदिति, यह जिम्मेदारी जैसी लगती है और अगर तुम इसका ठीक से प्रयोग करती हो तो यह ठीक ऐसा ही लगता है। वह प्रिया के पास गई और उसे संक्षिप्त रूप से गले लगाया, किसी ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविक संयम के साथ जो बड़े हावभाव का आदी नहीं है लेकिन जो उन क्षणों को पहचानता है जो उनके लायक होते हैं। फिर वह धीरे धीरे फ्लोर पर घूमी, लोगों को उनके नाम से बधाई देती रही, उनकी आंखों में उस ध्यान से देखती रही जिसे उसने 3 साल तक अपनी अधिक विवेकपूर्ण स्थिति से अभ्यास किया था और जिसे वह अब अपने पूरे आयाम के साथ प्रयोग कर सकती थी। मार्केटिंग क्षेत्र में एक बहुत ही युवा लड़की थी जिसका नाम नेहा राव था, जो कंपनी में केवल 6 महीने से थी और जो उस सुबह खुले आंखों से दृश्य को देख रही थी और एक अभिव्यक्ति के साथ जिसे अदिति अच्छी तरह जानती थी। किसी ऐसे व्यक्ति की नजर जो पहली बार देख रहा है कि चीजें वैसी हो सकती हैं जैसी वह जानती है। अदिति एक पल के लिए उसके सामने रुकी और उसे बस एक सामान्य अवलोकन की सहजता के साथ कहा, तुम में प्रतिभा है, मैंने इसे देखा है। नेहा ने अपना मुंह खोला, उसे बंद किया और एक छोटी सी हरकत के साथ सिर हिलाया जो किसी भी भाषण से कहीं अधिक मूल्यवान था। वे क्षण अदिति जानती थी वे थे जो टिके रहते थे, बड़े हावभाव नहीं, न सुर्खियां, न कॉर्पोरेट जीत अपने नंबरों और हस्ताक्षरित मिनटों के साथ। वे क्षण जब एक व्यक्ति दूसरे को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें देखता हूं, यही वह है जो टिकता है। और यह आखिरी बार नहीं होगा कि कोई गलत व्यक्ति को कम समझेगा। यह अभिमान के हमेशा परिणाम होते हैं और सच्चाई हमेशा प्रकाश में आने का सही समय पाती है। यदि आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं जहां सबके फैंसे नहीं करती है, सामने सब कुछ बदल जाता है, तो अभी सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी बिना कीमत चुकाए अपमानित नहीं करता है। बाहर मुंबई अपनी सामान्य उदासीनता के साथ घूम रही थी। डिलीवरी ट्रक, ट्रैफिक लाइट चक्र में लाखों लोग अपनी कहानियों के बीच घूम रहे थे, यह जाने बिना और जानने की आवश्यकता के बिना कि उस कांच की इमारत की 38वीं मंजिल पर क्या हुआ था। लेकिन उस विशिष्ट स्थान में कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। एक महिला जो 3 साल तक अपनी काली चाय और रिपोर्टों के फोल्डर के साथ समय पर आती थी, जिसने रोजमर्रा की अहंकार पर शांत मुस्कान के साथ मुस्कुराया था, जिसने बोलने का पूरा अधिकार होने पर भी चुपचाप रखा था, जिसे सोमवार को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था जो सब कुछ अपना मानता था, उसने एक ऐसी शिष्टता के साथ अभी अभी दिखाया था जिसे चीखों, बदला लेने या नाटक की आवश्यकता नहीं थी, कि वास्तविक शक्ति को कभी भी खुद का विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस दोपहर जब सभी कर्मचारियों को कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तनों के बारे में आधिकारिक संचार उनके ईमेल पर पहुंचा, तो 38वीं मंजिल पर एक सामूहिक चुप्पी का 1 मिनट था जिसे किसी भी कॉर्पोरेट प्रोटोकॉल ने निर्धारित नहीं किया था। 34 लोग, वही लोग जिन्होंने सोमवार को एक सार्वजनिक अपमान के अनैच्छिक गवाह बने थे, अपनी स्क्रीन पर वही शब्द पढ़े और कुछ ऐसा महसूस किया जिसका कोई सटीक नाम नहीं था। राहत और आशा के मिश्रण का कुछ, वह नाजुक और दृढ़ चीज जो उन जगहों पर जीवित रहती है जहां आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। प्रिया ने इसे उनके शरीरों की भाषा में पढ़ा, अपने डेस्क से जिस तरह से कंधे नीचे झुकते थे, जिस तरह से कुछ लोग उस कार्यालय की ओर देखते थे जो राजवीर का था और अब नहीं था, जिस तरह से फ्लोर की हवा किसी तरह से स्पष्ट करने में मुश्किल लेकिन पूरी तरह से वास्तविक एक अलग दबाव रखती थी। उसे बस सही पल की आवश्यकता थी और उसने अपने पल का इंतजार उस धैर्य के साथ किया था जिसने बचपन से ही एक बगीचे में सीखा था।
जिसकी गंध चमेली जैसी थी। एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी थी जिसने उसे सिखाया था कि सबसे स्थायी महानता वह है जिसे चुपचाप एक एक ईंट, एक एक निर्णय, क्रोध के बजाय बुद्धिमत्ता और बदले की भावना के बजाय उद्देश्य के साथ बनाया जाता है, कि शेरों को गर्जना करने की आवश्यकता नहीं होती है ताकि जंगल को पता चले कि कौन मालिक है। हफ्तों बाद जब अदिति शर्मा की कहानी शहर के व्यावसायिक हलकों में फैलने लगी तो कई लोगों ने इसे एक साधारण कहानी में कम करने की कोशिश की। वह लड़की जिसने सीईओ को गिरा दिया, वह वारिस जिसने बदला लिया, साल का कॉर्पोरेट मोड। लेकिन जो उसे वास्तव में जानते थे, प्रिया, एडवोकेट सिन्हा, मालिनी, आरती, सरिता दादी अपनी कड़क चाय के साथ, जानते थे कि इनमें से कोई भी संस्करण आवश्यक को नहीं पकड़ता था। आवश्यक बताना अधिक कठिन था क्योंकि इसमें बदला लेने का आसान नाटक या जीत का सरल छाप नहीं था। यह एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसने क्रोध पर बुद्धिमत्ता, जल्दबाजी पर धैर्य और शक्ति के लिए शक्ति पर जिम्मेदारी को चुना। यह इस बात की कहानी थी कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति उन सर्वश्रेष्ठ चीजों का सम्मान करने का फैसला करता है जो पहले आए लोगों ने उसे छोड़ी थीं। अंततः वह कहानी जिसे दीवानजी श्रेष्ठ ने दशकों पहले अपने बेंगलुरु के बगीचे में चमेली और नम मिट्टी की गंध के बीच लिखना शुरू किया था, और जिसे उसकी पोती ने मुंबई की 38वीं मंजिल पर एक साफ और ठंडे गुरुवार को उसी अदृश्य कलम से लिखना समाप्त किया था, जिसका उपयोग वे करते हैं जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती। वह कभी गर्जना नहीं की थी और जंगल को उस मंगलवार को यह पता चल गया था